बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गायनी पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। 28 एमसीक्यू था। ट्यूमर मार्कर फॉर हेपेटो सेलुलर कैंसर, तो वो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन होता है। तो एक आधा एमसीक्यू ट्यूमर मार्कर से ज़रूर आता है। तो पहली बात ये है कि जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो डायग्नोसिस के लिए या स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। ये मॉनिटर करने के लिए कि ट्यूमर का रिकरेंस तो नहीं हो गया, और रिस्पॉन्स टू थेरेपी के लिए। तो ट्यूमर मार्कर सिर्फ दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्यूमर रिकरेंस को देखने के लिए और रिस्पॉन्स टू थेरेपी, जिसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। लेकिन ये डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। क्लियर? तो ट्यूमर मार्कर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ये हेपेटोसेलुलर कैंसर और यॉर्क सैक ट्यूमर में आता है। यॉर्क सैक ट्यूमर को एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर कहते होते हैं। इसके अलावा अल्फा फीटोप्रोटीन अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा हो तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और अगर ये कम हो तो ये डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर HCG और इनहिबिन ए इसका लेवल बढ़ जाता होता है। तो ये ट्यूमर मार्कर अच्छे से देख लेना। फॉर एग्जांपल, CA125 सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर में आता है, CA99 पेनक्रियाटिक ट्यूमर में, CA153 ब्रेस्ट के कैंसर में, कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कैंसर में, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोरेक्टल कैंसर में। और जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं उनमें क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन और न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस होता है। और मैंने तीन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के नाम बताए थे, मिमोनिकिस, CNS, C से कार्सिनोइड, N से न्यूरोब्लास्टोमा, S से स्मॉल सेल लंग कैंसर। और जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसके तीन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। एक है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, दूसरा एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन जिससे कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, तीसरा लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। इसके बाद लीवर डिवेलप फ्रॉम, तो जो लीवर होता है और जो GIT है ये सारी कहाँ से राइज करती है? एंडोडर्म से राइज करती है। तो जो लीवर है वो एंडोडर्म से राइज करता है, एंडोडर्म ऑफ फोरगट। दैट इज वाई इसको आर्टरी सिलिक आर्टरी सप्लाई करती है, उसकी पैटिक आर्टरी सप्लाई करती है। तो एक बात याद रख लेना, जो स्किन और आउटर कवरिंग्स होती है वो सरफेस एक्टोडर्म से बनती है, CNS न्यूरल ट्यूब से बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है, जो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बनते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम वो भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है, और जो इंटरनल बॉडी कैविटीज़ है GIT वगैरह ये एंडोडर्म से बनती होती हैं। तो ये इसके पॉइंट्स रट्टा मार लेना। इसके बाद है टेटनस टॉक्सिन के बारे में। जो टेटनस है कोलोस्ट्रीडियम टेटिनाई से प्रोड्यूस होता है और ये स्पास्टिक पैरालिसिस करवा देता है। अब ये जो टेटनस है टॉक्सिन है, पहली बात यह है कि कोलोस्ट्रीडियम टेटनाई है, और कोलोस्ट्रीडियम क्या है? ग्राम पॉजिटिव रॉड है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कभी एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव से आता है। तो जो टेटनस टॉक्सिन है वो एक्सोटॉक्सिन है, और एक्सोटॉक्सिन में भी ये न्यूरोटॉक्सिन है। वाई इट इज कॉल्ड न्यूरोटॉक्सिन? क्योंकि ये न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, स्पेसिफिकली जो इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनको रेनशा सेल्स कहते हैं, वहाँ से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब वो कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है? दो होते हैं, ग्लाइसिन और गाबा। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये नहीं होगे तो मसल्स की क्या हो जाएगी? स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती होती है। ओके, यानी पेशेंट को स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। ट्रिस्मस जिसको लॉक जा कहते हैं, राइजस सार्डोनिकस के आईब्रो रेज्ड हो जाती है, और ओफिस्थोटोनस, ओफिस्थोटोनस का मतलब है बैक के मसल का स्पैज़म देखने को मिलता होता है। तो जिस पेशेंट को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं? प्रोफाइलैक्सिस के लिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से आती है, और इसकी जो वैक्सीनेशन है वो टॉक्सोइड होती है, और दूसरा हम इम्यूनोग्लोबुलिन से ऐड करते हैं। तो तीन डिजीज़ है जिसके अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों देते हैं। एक है हेपेटाइटिस बी अगर नीडल प्रिक इंजरी हो गया, दूसरा रेबीज़ है, और तीसरा टेटनस है। इन तीन कंडीशन के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करते होते हैं। तो एक कोलोस्ट्रीडियम टेटिनाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया है। आगे आ जाते हैं सिक्रेटिन के बारे में। तो जो सिक्रेटिन है ये GIT का हार्मोन है। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन इन दोनों का एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरा गैस्ट्रिन है। तो पहले बात करते हैं सिक्रेटिन के बारे में। जो सिक्रेटिन होता है
एस से सिक्रेटिन, एस से एस सेल, तो ये एस सेल ऑफ ड्यूडिनम से प्रोड्यूस होता है। सिक्रेटिन का मेन पर्पस क्या होता है, इसने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो सिक्रेटिन का प्रोड्यूस होगा जब स्टोमक से एसिडिक कंटेंट ड्यूडिनम में आएंगे। जब स्टोमक के एसिडिक कंटेंट ड्यूडिनम में आएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सिक्रेटिन प्रोड्यूस होगा। सिक्रेटिन क्या करेगा, उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देना है, तो ये गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को कम कर देगा। दूसरा, ये बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। कहाँ से, पेनक्रियास के डक्टल सेल से। तो जो पेनक्रियास की डक्ट्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, बाइकार्बोनेट। और दूसरा, ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को कम कर देगा। तो मेन पर्पस है कि इसका काम है गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम अच्छे तरीके से काम कर सके। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये आई सेल्स ऑफ ड्यूडिनम से प्रोड्यूस होता है, जबकि सिक्रेटिन एस सेल से प्रोड्यूस होता है। सिक्रेटिन कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिडिक कंटेंट ड्यूडिनम में आते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन कब प्रोड्यूस होता है, जब ड्यूडिनम में फैटी एसिड आता है, फैटी कंटेंट आते हैं। सिक्रेटिन पेनक्रियाज से बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन बढ़ाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज से एंजाइम्स वाली सिक्रेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करता है और स्फिंक्टर ऑफ बॉडी की रिलैक्सेशन करता है, जिससे बाइल रिलीज हो जाता है। और बाइल क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा फैट की, और इमल्सिफिकेशन से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाती होती है। इसके बाद है जो सीमन का वॉल्यूम है उसका कितना रेफरेंस लिमिट होती है, तो ये है 15 मिलियन होती है, 15 मिलियन। तो ये फैक्चुअल है। और 1.5 ml का आई थिंक सो इजैकुलेट वगैरह होता है। तो ये 1.5 ml और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 मिलियन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीमन फ्लूइड एनालिसिस के स्पर्म काउंट के हवाले से है। मतलब 15 मिलियन से स्पर्म काउंट कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट है कोलैप्सिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स, तो ये किस में देखने को मिलती है, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। तो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में वाटर हैमर पल्स, हाई वॉल्यूम पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, हाई पल्स प्रेशर, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे होता है। अब ये पल्स अचानक ही क्यों कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा तो पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का ये पॉइंट है कि इसमें पल्स कैसी आती है, हाई वॉल्यूम की होती है, कोलैप्सिंग पल्स होती है, वाटर हैमर पल्स कहते हैं इसको, पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आता है। इसके बाद है कार्पोपेडल स्पैज्म। कार्पोपेडल स्पैज्म, चॉपस्टिक साइन, ट्राउजियो साइन, टेटनी, सीजर्स, मतलब सारी टेटनी में देखने को मिलते हैं। तो टेटनी कब होती है, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया कब होगा, जब आप थायरॉयडेक्टमी करते हैं तो साथ में पैराथायरॉयड ग्लैंड भी निकाल देते हैं। क्योंकि जब कैल्शियम कम होगा तो जो न्यूरो मस्कुलर सिस्टम है, जो नर्व्स है, वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है, जिससे सीजर्स हो गए, कन्वर्जन होगी। चॉपस्टिक साइन, ट्राउजियो साइन। चॉपस्टिक साइन में क्या होता है, फेशियल नर्व को टैप करते हैं तो ट्विचिंग होती है। और ट्राउजियो में क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर का एक कफ लेते हैं और इसको इन्फ्लेट करते हैं, तो कार्पोपेडल स्पैज्म हो जाता है। अगला है पेशेंट को पेनलेस सिस्टिक स्क्रोटल स्वेलिंग है। पेनलेस सिस्टिक, सिस्ट है और सिस्ट में पानी भरा हुआ है और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोसील होती है। और मैंने बताया था हाइड्रोसील क्यों होती है, ड्यू टू पेटेंट प्रोसेसेस वजेनालिस। नॉर्मली प्रोसेसेस वजेनालिस ने ट्यूनिका वजेनालिस बनाना होता है, लेकिन अगर वो पेटेंट रह जाए तो हाइड्रोसील करवा देती है। और दूसरा, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया भी हो जाता होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको ऐसी कीमो की दवाई दी है जो इंट्रा सेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज कर रही है। तो जो स्टेबलाइज करती होती है वो टैक्सेंस करती है, जबकि जो बनने नहीं देती वो विनक्रिस्टीन होती है। तो ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो दो कीमो की दवाइयाँ होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे काम करती है। तो मैंने ऐसे बताया था कि आपने पहले ये याद रखना है, एक विनक्रिस्टीन होता है, विनक्रिस्टीन पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है, और पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पी से पॉलीमराइजेशन। तो जो विनक्रिस्टीन है, विन का एल्केलॉइड्स है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको इनहिबिट करते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन इनहिबिट होती है, पॉलीमर नहीं बनेंगे तो माइटोटिक स्पिंडल्स नहीं बनेगी।
तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये विनका एल्केलॉइड्स है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट कर देते होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स को बनने नहीं देते होते। और क्या साइड इफेक्ट होता है विनक्रिस्टिन का? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और जो विनब्लास्टिन है ये बोन मैरो में धमाके कर देती है, ब्लास्ट कर देती है, तो विनब्लास्टिन। जबकि जो टैक्सेंस है टैक्सी स्टेबलाइज कर देती है, जो टैक्सेंस स्टेबलाइज करती है किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को, टूटने नहीं देती, तो ये पैक्लीटैक्सेल आ जाएगा। पैक्लीटैक्सेल और डोसीटैक्सेल। जो मीथोट्रेक्सेट है वो डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब फोलेट इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो जो एस फेज है वो इनहिबिट हो जाएगा। जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ये अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये डीएनए के अंदर घुस जाती है और क्रॉस लिंकिंग करवा देती होती है, और ये नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल है। जो पैक्लीटैक्सेल और विनक्रिस्टिन ये एम फेज को अफेक्ट करती है, क्योंकि माइटोटिक फेज पे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स बननी होती है। और जो टोमैक्सोफिन है ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होती है, यानी ये क्या करती है? ये ब्रेस्ट के ऊपर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, लेकिन टोमैक्सोफिन एगोनिस्ट होती है ऑन द यूट्रस, दैट इज वाई इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर। इसके बाद जो राइट ओवेरियन वेन होती है, जो राइट साइड की ओवेरियन या टेस्टिकुलर वेन वो इंफीरियर वेना कैवा में चली जाती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड की ओवेरियन वेन और लेफ्ट साइड की सुपरारीनल वेन ये पहले लेफ्ट रीनल वेन में जाती है और लेफ्ट से होती हुई फिर वो इंफीरियर वेना कैवा में जाती होती है। खास तौर पर रट्टा मारना कि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो लेफ्ट रीनल वेन में जाती है, एक्यूट एंगल से जाती है, दैट इज वाई वेरिकोसील लेफ्ट साइड पे कॉमन होता है। व्हाट इज वेरिकोसील? वेरिकोसील इज डायलिटेशन ऑफ पैम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस, और उसकी वजह से क्या होता है कि बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस होती है। सही हो गया। और एक और पॉइंट है कि जो लेफ्ट रीनल वेन है उसने कहाँ ख़त्म होना है? इंफीरियर वेना कैवा में, लेकिन उसका काफ़ी लंबा कोर्स होता है क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाना है। तो ये कैसे जाती है? लेफ्ट रीनल वेन और थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम ये दो स्ट्रक्चर के दरमियान से होते हुए गुजरते हैं। पीछे अयोटा होता है, आगे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, यानी लेफ्ट रीनल वेन के पीछे अयोटा और आगे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, डेट इज वाई ये कंप्रेस हो सकती है इन दो स्ट्रक्चर के दरमियान में। दिस इज कॉल्ड नट क्रैकर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज मीनोपॉज में हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और LH और FSH जिनको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं इनका लेवल बढ़ जाता होता है। सही हो गया। और इनको बोलते हैं वेजो मोटर सिम्टम्स, जिनमें हॉट फ्लैशेस वगैरह आना, नाइट स्वेट वगैरह आना। सही है। और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोफाइलैक्सिस देनी है तो रिलैक्सोफिन दे दो, और ट्रीट करना है तो बिस्फॉस्फोनेट दे दो। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ PPH। तो वो 4T होते हैं। मोस्ट कॉमन काजेस यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनी। तो ये बात रट्टा मार लेना। तो 4T होते हैं जो अपने PPH के रट्टा मारने हैं। व्हाट इज PPH? पोस्ट पार्टम हैमरेज। पोस्ट पार्टम हैमरेज दैट मीन्स के आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको क्या देखने को मिले? हैमरेज देखने को मिले, तो ये PPH होता है। सही हो गया। अब इसके कुछ वो भी होते हैं कि अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो 500 ml, और अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1 लीटर, तब लेबल करते होते हैं। अब जो PPH है इसके 4T होते हैं। सही हो गया। टोन, टिश्यू, ट्रोमा, थ्रोम्बिन। टोन, टोन का मतलब है यूट्राइन टोन, मतलब यूट्राइन एटोनी। ट्रॉमा का मतलब है कि कोई डैमेज हो गया, लाइक लैसिरेशन है, हीमाटोमा है। टिश्यू का मतलब है रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। और चौथा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का मतलब है कोई कोआगुलोपैथी हो गई है, लाइक पेशेंट को DIC हो गया है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ PPH इज यूट्राइन एटोनी। और कैसे पता लगेगा यूट्राइन एटोनी है? तो इसमें आपको हिंट क्या मिलेगा? यूट्रस सॉफ्ट होगा, बोगी यूट्रस होगा। नॉर्मली आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, सॉफ्ट हो, बोगी यूट्रस हो, तो आपने कहाँ जाना है? यूट्राइन एटोनी की तरफ जाना है। दूसरा कॉज टिश्यू है। टिश्यू का मतलब रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा। तीसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा कैसे पता लगेगा? ट्रॉमा इज अ कॉमन काज ऑफ PPH। अगर ब्राइट रेड ब्लड हो, मतलब यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ अच्छे से, लेकिन ब्लड फिर भी, ब्लीडिंग फिर भी हो रही है और वो ब्राइट रेड ब्लीडिंग है, तो वो ट्रॉमा की तरफ जाना है। और तीसरा है थ्रोम्बिन, मतलब कोई कोआगुलेशन या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें कौन सा होगा? DIC होगा। और कैसे पता लगेगा DIC है? बहुत टिपिकल हिस्ट्री है। जहाँ पे आपने सुराख किए हुए हैं वहाँ से ऊजिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब आपने जहाँ पर IV लाइन डाली हुई है उस IV लाइन से ब्लड
ओजिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लड रसना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच इज यूट्राइन एटोनी, और यूट्राइन एटोनी का मोस्ट कॉमन काज क्या होगा? जब यूट्रस ओवर डिस्टेंट हो जाती है तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। ओवर डिस्टेंट क्यों होगी? या तो पॉलीहाइड्रोमनियास की वजह से या मैक्रोसोमिया की वजह से। सही हो गया। अब पीपीएच की मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती होती है। सबसे पहला क्या होता है, आपने क्या करनी होती है? यूट्राइन मसाज करनी होती है ताकि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा, आपने ब्लेडर को एम्प्टी करना होता है ताकि अ, ताकि अगर, क्योंकि अगर ब्लेडर फुल होगा तो वो यूट्रस को ब्लॉक करेगा, तो ब्लेडर को आपने एम्प्टी करना है। तीसरा, आपने क्या करना है? ड्रग्स यूज़ करनी है। ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं? ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, जिसको सिंटोसिनॉन यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी यूट्रोटॉनिक एजेंट होती है। और कौन सी है ऑक्सीटोसिन के अलावा? इसके अलावा एर्गोटामीन है। लेकिन एक बात याद रख लेना, एर्गोटामीन आपने हाइपरटेंशन या प्री क्लेम्शिया वाले पेशेंट पे नहीं देनी होती। वाई? बिकॉज जो एर्गोटामीन है या एर्गोनावीन है, मिथाइल एर्गोनावीन, तो जो मिथाइल एर्गोनावीन है ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती है, तो ये हाइपरटेंशन और प्री क्लेम्शिया में यूज़ नहीं करनी होती। तीसरी है कार्बाप्रोस्ट, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एगोनिस्ट होता है, इसको एस्थमा वाले पेशेंट में नहीं देना होता। और चौथा माइजोप्रोस्टोल है, ये यूट्रोटॉनिक एजेंट है जो कि रेक्टली देते होते हैं फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन। और पांचवा एक ड्रग है जो हर ब्लीडिंग वाले पेशेंट में देते हैं, और ट्रांसएमिक एसिड है। दिस इज एंटी फिब्रिनोलिटिक वाला। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने बैलून इंसर्शन करनी है, बैलून टेम्पोनाट प्रोवाइड करना है, और बी लिंच स्यूचर यूज़ करने हैं। उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो हिस्टेरेक्टमी करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? मसाज, ब्लेडर को एम्प्टी किया, तो यूट्रोटॉनिक एजेंट यूज़ किया, और हर यूट्रोटॉनिक एजेंट है लाइक मिथाइल एर्गोनाविन हाइपरटेंशन में नहीं देना, और कार्बाप्रोस्ट एस्थमा में नहीं देना होता। सही है। फिर उसके बाद बैलून टेम्पोनाट आपने करना होता है, बी लिंच स्यूचर होते हैं, और लास्ट में आपने हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाना होता है। अगला है कि जो नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा है वो कौन से दो कंडीशन में होते हैं? वो सार्कोइडोसिस में होता है और क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता है। जबकि टीबी में, सिफिलिस में और लेप्रोसी में आपको केजिएटिंग ग्रानुलोमा देखने को मिलता है। टिपिकली टीबी के अंदर केजिएटिंग ग्रानुलोमा होता है, और जो नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा है वो सार्कोइडोसिस में और क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता होता है। और ग्रानुलोमा के अंदर दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस, और इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, जिसको लैंगहैन जायंट सेल कहते होते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन SLE। तो 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो SLE है इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती होती है। ठीक हो गया। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के बज़वर्ड रट्टा मार लेना कि हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स की होती है। सही है। टाइप 1 वाली इमीडिएट या एलर्जिक वाली होती है। ठीक हो गया। और एस्थमा वाला आ जाएगा। जो टाइप 2 है वो साइटोटॉक्सिक होती है, उसमें ऑटोइम्यून डिजीज आ जाते हैं जो लाइक हिमोलिसिस वाले। टाइप 3 वाला इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला, और जो टाइप 4 है उसके अंदर सेल मीडिएटेड आ जाती है, टी सेल मीडिएटेड है, जिसमें टीबी है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, ये सारा आ जाता होता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसके अंदर कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है? उसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसमें हिमोलिसिस देखने को मिलती होती है। सही हो गया। इसके अलावा गुड पास्टर सिंड्रोम हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ये सारे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में बिलोंग करते होते हैं। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज होती है, और जो एंटीजन होता है वो सॉल्युबल एंटीजन होता है एंड उसको उड़ा देती है। इसके बाद जो उर्टिकेरिया है ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, IgE मीडिएटेड होता है। उर्टिकेरिया, एनाफाइलैक्सिस, एस्थमा, एलर्जिक रिनाइटिस, ये सारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। IgE मीडिएटेड होती है, इयोजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। रट्टा मारना, इयोजिनोफिल बढ़ाने के लिए मुझे कौन सा इंटरल्यूकिन चाहिए? इंटरल्यूकिन 5 चाहिए। कैसे याद रखना है? जो ई है वो 5वें नंबर पे आता है, इयोजिनोफिल, तो इंटरल्यूकिन 5 है। जबकि IgE की क्लास स्विचिंग करने के लिए इंटरल्यूकिन 4 चाहिए होता है। इसके बाद है बैसिलस सीरियस और बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव रॉड होते हैं। अब जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है वो एंथ्रेक्स करवाता है, और जो बैसिलस सीरियस है ये फूड पॉइजनिंग करवाता है। रीहीटेड फ्राइड राइस खाने से बैसिलस सीरियस देखने को मिलता होता है, रीहीटेड राइस सिंड्रोम भी कहते होते हैं कि। और एक और बात रट्टा मार लेना कि अगर कोई पेशेंट है जिसने कुछ खाना खाया है उसके बाद उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है,
कि वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, 1 से 6 घंटों के अंदर ऑनसेट है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या बैसिलस सीरियस है। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसमें मायोनीज खाया होगा या मीट खाया होगा, और जो बैसिलस सीरियस है उसमें रीहीटेड राइस खाने की हिस्ट्री होगी। इसके बाद जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है। ये रिटेन टैम्पून या रिटेन फॉरेन बॉडी की वजह से देखने को मिलता होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से देखने को मिलता होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, टॉक्सिक मतलब फीवर होगा, शॉक होगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर आपको देखने को मिलेगा, तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, इसका टॉक्सिक शॉक होता है। सही है, तो ये बस पॉइंट्स रटा मार लेना। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रिटेन टैम्पून या जो रिटेन फॉरेन बॉडी या रिटेन जो नेजल पैकिंग होती है उसकी वजह से देखने को मिलता होता है। सही है, अब इसका जो होता है कहने का मतलब नेजल पैकिंग हो गया, सर्जिकल वूंड है या फिर टैम्पून रिटेन्ड हो गया, इसके अंदर जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसका जो टॉक्सिन होता है वो सुपर एंटीजन का काम करता है। सुपर एंटीजन का मतलब है कि ये टी सेल को बाइंड कर लेता है टू MHC2 मॉलिक्यूल के थ्रू। टी सेल के साथ बाइंड करेगा टू MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के थ्रू, और ये साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो एक्यूट ऑनसेट का हाई ग्रेड फीवर होगा, पूरी बॉडी में रैश हो जाएगा, और इसके अलावा मल्टी सिस्टम फेलियर होगा, शॉक वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, वेनकोमाइसिन देते होते हैं IV, और इसके अलावा क्लिंडामाइसिन भी देते होते हैं, क्योंकि क्लिंडामाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। 50S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। नेक्स्ट है बर्किड लिम्फोमा। बर्किड लिम्फोमा के अंदर कौन से ट्रांसलोकेशन होती है, 8-14 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। बर्किड इट, तो ये इसमें 8 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेशन ज़रूर देख लेना। जो 922 है CML फिलाडेल्फिया, BCR ABL, 1418 फॉलिकुलर है, 814 बर्किट है, 1122 एविंग सार्कोमा, ये इन सब की देख लेना। और एविंग सार्कोमा के अंदर ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। सही है, तो जो 922 ट्रांसलोकेशन है वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, CML होता है, BCR ABL की फ्यूजन होती है, टायरोसिन काइनेस पाथवे की एक्टिवेशन होती है। इसके अंदर आपको बेजोफिलिया देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइड एल्केलाइन फॉस्फेटेस, मतलब लैब स्कोर कम हो जाएगा, और इसमें इमाटिनिब यूज़ करते होते हैं। जो 15-17 ट्रांसलोकेशन है 15 और 17 की, तो उससे एक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकेमिया हो जाएगा, जिसको APL-M3 कहते हैं। PML रारा जीन की फ्यूजन होती है। इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए विटामिन A यूज़ करते हैं, आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करते होते हैं। और इसके अंदर और रोड्स देखने को मिलेगा जो कि माइलोपेरोक्सिडेज पॉजिटिव है, और यही DIC करवा देता होता है। इसके बाद 814 के जो ट्रांसलोकेशन है वो बर्किड लिम्फोमा है। इसमें CMYC जीन की ट्रांसलोकेशन होती है 14 के ऊपर, और इसके अंदर स्टारी स्काई अपीयरेंस देखने को मिलता है, एप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड है। अफ्रीका में जो छोटा सा बच्चा होगा उसमें जा मैस देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 1114 है वो मेंटल सेल लिम्फोमा होता है, उसमें साइक्लिन D मूव कर जाता होता है, और जो साइक्लिन D है वो G1 से लेकर S फेज को कंट्रोल करता है। सही है, 1418 फॉलिकुलर लिम्फोमा, इसके अंदर BCL2 जीन की म्यूटेशन होती है। जो BCL2 है ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, एपोप्टोसिस नहीं होने देगी, सेल को किल नहीं होने देगी, तो ये फॉलिकुलर आ जाएगा। इसके बाद एविंग सार्कोमा 1122 ट्रांसलोकेशन होती है। इसमें ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है, स्मॉल राउंड ब्लू सेल देखने को मिलते होते हैं। तो ये सारी ट्रांसलोकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ है, इसमें कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, कॉर्टेक्स की एट्रोफी होती है, खासतौर पर हिपोकैम्पस की होती है, और जो नैरोइंग ऑफ गायराई और वाइडनिंग ऑफ सल्काई ये देखने को मिलता है। एज रिलेटेड डिमेंशिया होता है, बूढ़े लोगों में डिमेंशिया होता है। और अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर सेल के अंदर न्यूरोफिब्ररी टैंगल्स होती है जो टाउ प्रोटीन से बनते हैं, और जो सेल के बाहर है बीटा अमालॉइड प्रोटीन देखने को मिलती है। जो लुई बॉडी है ये लुई बॉडी डिमेंशिया और पार्किंसन में होती है, और जो लुई बॉडी है ये किससे बनती होती है, ये अल्फा से न्यूक्लियन प्रोटीन से बनती है। अमालॉइड ओनली, अमालॉइड से बीटा अमालॉइड प्रोटीन होती है, और जो अमालॉइड प्रोटीन है उसमें कोंगो रेड स्टेनिंग पर एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस देखने को मिलता है।
मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन डेथ इन एमआई, तो एमआई में सडन डेथ हो जाती है फर्स्ट 24 आवर्स में, तो वो एरिथमियास की वजह से होती है, वो भी वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वो भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। दैट इज़ वाई पोस्ट एमआई वाले पेशेंट में हम लिडोकेन यूज़ करते हैं। और अगर यही पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए डिफिब्रिलेशन करते होते हैं। इसके बाद है मीथोट्रेक्सेट, तो मीथोट्रेक्सेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती होती है। तो मीथोट्रेक्सेट कीमो में भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा गाइनी ऑक्स में भी इस्तेमाल होती है। तो जो मीथोट्रेक्सेट है ये फोलेट को एंटागोनाइज करती होती है और इसकी एक स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी भी रट्टा मारनी है, पल्मोनरी, हिपैटिक, हिमेटोलॉजिकल, और इसका एंटीडोट भी पढ़ना होता है। तो जो फोलेट है सॉरी ये मीथोट्रेक्सेट है, ये करती क्या है, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ये वो एंजाइम है जो फोलेट को एक्टिवेट करता होता है। जब फोलेट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो डीएनए और आरएनए बेसिस नहीं बन पाएगी, खासतौर पर थायमिडीन नहीं बन पाएगा। जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो एस फेज सेल साइकिल का इफेक्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं मीथोट्रेक्सेट को? सबसे पहला है फर्स्ट लाइन डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेटिक ड्रग फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस है, इन दोनों आर्थराइटिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होगी? मीथोट्रेक्सेट होगी। दूसरा, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम मीथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको मलिग्नेंसी में भी, कीमो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर एएलएल वाले पेशेंट में और कोरियो कैंसर वाले पेशेंट में और मोलर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में। क्या साइड इफेक्ट होता है? नंबर 1, पेशेंट को माइलो सेपरेशन हो जाती है, बोन मैरो सप्रेस होगी तो पैनसाइटोपिनिया होगा। नंबर 2, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। नंबर 3, हेपाटोटॉक्सिक है। नंबर 4, मुंह में अल्सर बन जाएगा, म्यूकोसाइटस कहते हैं। नंबर 5, टिराटोजेनिक होती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा सकती होती है। और इसके साथ एंटीडोट क्या देते हैं? लिकोवोरिन देते होते हैं, लिकोवोरिन देते होते हैं। ये रेस्क्यू थेरेपी है। लिकोवोरिन क्या है? सिंथेटिक फोलिनिक एसिड है। सही हो गया। इसके बाद फिनाइलकेटोनुरिया इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये सारे एंजाइम्स पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल, अगर टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ये वो एंजाइम है जो मेलानिन बनाता है। तो अगर मेलानिन बनाने वाला एंजाइम नहीं होगा तो पेशेंट में क्या हो जाएगा? एल्बिनिज्म हो जाएगा। और अगर फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? फिनाइलकीटोनुरिया हो जाएगा, फिनाइलकीटोनुरिया हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी फिनाइलकीटोनुरिया की ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई थी कि फिनाइलकीटोनुरिया फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज है। ये एंजाइम फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता होता है और ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि एंजाइम डेफिशिएंसी है। और इसके अंदर मस्टी या माउजी ऑर्डर होता है और इसमें फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो जो टायरोसिन है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से टायरोसिन क्या हो जाता है? इसेंशियल बन जाता है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। डैट मीन्स बोथ पेरेंट्स को कैरियर होना पड़ेगा। 25% ट्रांसमिशन रेट है। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, या इसके अलावा जो को फैक्टर है टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन, उसकी डेफिशिएंसी होती है। इस केस में टायरोसिन इसेंशियल बन जाता होता है। सही हो गया। और फिनाइलएलानिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता होता है। अब कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है? तो मस्टी या माउजी ऑर्डर होता है क्योंकि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अब बच्चा है, उसकी जो स्किन है वो फेयर हो जाएगी, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेलानिन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। तीसरा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्यों? क्योंकि फिनाइलएलानिन ब्रेन को नुकसान पहुंचा देगा जिससे माइक्रोसेफली हो जाएगी और पेशेंट को एक्जिमा हो जाएगा कि स्किन का कलर उड़ गया है। तो ये हो गया हमारा। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? इसमें फिनाइलएलानिन वाली डाइट कम से कम लो। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम भी नहीं लेना क्योंकि वो भी फिनाइलएलानिन में कन्वर्ट हो जाता होता है। सही हो गया। और इसके अलावा जो फिनाइलएलानिन है ये टेराटोजेनिक भी होता है, फीटस को नुकसान पहुंचा सकता होता है। आगे है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में SGLT1 होगा और PCT में SGLT2 होगा। और जो SGLT1 और 2 दोनों सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
सही हो गया। तो ये सारा आ जाएगा। जो गलट ट्रांसपोर्टर है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते होते हैं। जो गलट 1 और 3 है ये आरबीसी ब्रेन प्लेसेंटा पे पड़े होते हैं। गलट 2 लीवर और बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास में पड़े होते हैं। गलट 4 इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और ये कहाँ होते हैं, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में। इसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो जब मदर लैक्टेट करवाती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है और प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को इनहिबिट करता है। जीएनआरएच इनहिबिट हो गए तो गोनाडोट्रोपिन्स एफएसएच एलएच की प्रोडक्शन कम हो जाती होती है। और प्रोलैक्टिन को कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, वो डोपामीन होता है, जिसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते होते हैं। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीएसएफ। तो जो सीएसएफ है वो असल में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता होता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता होता है, सही हो गया, ब्रेन को कुशन करता होता है। तो ये बात रट्टा मार लेना। सीएसएफ के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी इतनी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सीएसएफ है उसकी प्रोडक्शन कहाँ से आती है, कोराइड प्लेक्सस से होती है। और इसकी जो सिक्रेशन है वो एक्टिव सिक्रेशन होती है। कौन सी सिक्रेशन होती है, एक्टिव सिक्रेशन होती है। तीसरा पॉइंट है सीएसएफ का वॉल्यूम पूछा जाता है तो 150 ml होता है, 150 मिलीलीटर होता है। और सीएसएफ में एक और बात रट्टा मार लेना, सीएसएफ में दो चीज़ें ज़्यादा होती है, क्लोराइड और मैग्नीशियम, जबकि इसकी ऑस्मोलैलिटी और सीरम सोडियम प्लाज्मा के बराबर होता है, सही हो गया। और ये सीएसएफ प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लैटरल वेंट्रिकल से, फिर वो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोंद्रो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल से होता हुआ सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में से गुजरेगा। ये सबसे नैरोवेस्ट पॉइंट होता है। अगर ये बंद हो गया तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, जिसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस भी कहते हैं। फिर थर्ड से फोर्थ में आया थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, फिर फोर्थ से ये फोरामिन ऑफ लश्का और मेजेंटी से होता हुआ सबरेक्नॉइड स्पेस में आ जाएगा। फिर ये सबरेक्नॉइड स्पेस से होता हुआ रेक्नॉइड विलाई में जाएगा। रेक्नॉइड विलाई इसको एब्जॉर्ब करेगी किसके अंदर, सुपीरियर सेजाइटल साइनस के अंदर। एक बात याद रख लेना, जो सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन थी वो पैसिव होती है, पैसिव होती है, सही हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो एक्टिव होती है। प्रोडक्शन एक्टिव है लेकिन एब्जॉर्प्शन पैसिव है। और जो सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पर। अगर सीएसएफ एब्जॉर्ब ना हो पाए तो सीएसएफ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब सीएसएफ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं कुशिंग ट्रायड, जिसमें हाइपर टेंशन होगी लेकिन हार्ट रेट और रिस्पायरेटरी रेट दोनों कम हो जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होता है। और फिर हाइड्रोसेफलस है, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है वेंट्रिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या सबरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो जो नॉन कम्युनिकेटिंग है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस भी कहते हैं, कि वेंट्रिकल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। इट इज़ ड्यू टू सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, वो बंद हो गई है। दूसरा कम्युनिकेटिंग होता है, जिसमें वेंट्रिकल्स सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट कर तो रहे हैं लेकिन एरेक्नॉइड विलाई सीएसएफ की ऑब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे। तीसरा नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस होता है, जिसके अंदर वेट वॉबली वैकी, वेट का मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वॉबली मतलब गेट इटेक्सिया और वैकी मतलब कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिमेंशिया हो जाता है। और चौथा डिजीज़ है इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ये आपने वाइटामिन में पढ़ा था कि विटामिन ए से हो जाता है, विटामिन ए का साइड इफेक्ट है। तो इसका सिनेरियो ऐसे बनता है कि कोई यंग ओबीज पेशेंट है, वो या तो एक्ने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन ले रही है, या फिर वो टेट्रासाइक्लिन ले रही है, या फिर वो विटामिन ए ले रही है। उससे क्या होगा, उससे उसको हेडेक होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, पैपिल एडीमा होगा, सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट इस कि इसमें लंबर पंक्चर करो और एस्टाजोलामाइड दे दो। तो ये सारे सीएसएफ के पॉइंट बता दिया है। इसके बाद है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में। तो 3 तरह के डिजीज होते हैं जो वुल्वो वेजाइनाइटिस करवाते होते हैं। वुल्वो वेजाइनाइटिस ठीक हो गया। एक होता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस गार्डिनेला वेजाइनालिस से, ठीक हो गया। दूसरा आता है आपका कैंडिडा वाला, और तीसरा आता है आपका ट्राइकोमोनास वेजिनालिस वाला। तो इन तीनों में से कंफर्म एक आधा एमसीक्यू जरूर एग्जाम में पूछा जाता होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। तो जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, इट इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है तो पार्टनर को ठीक नहीं करना होता।
तो जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है ये ट्रूली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, गार्डिनिला वजाइनालिस से होता है जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज गार्डिनिला वजाइनालिस के अंदर जो डिस्चार्ज होती है वो थिन होती है, ग्रे वाइट होती है, थिन ग्रे वाइट होमोजीनस डिस्चार्ज। तो ये कहाँ पे जाना है? बैक्टीरियल वजाइनोसिस में। दूसरा, इसमें फिशी स्मेल आती है। तीसरा, इसमें क्लू सेल मिलते हैं। चौथा, इसमें पॉजिटिव विफ, विफ का मतलब होता है सूंघना, तो इसमें पॉजिटिव विफ टेस्ट होता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसके अंदर पीएच एलिवेटेड हो जाएगी। नॉर्मल वजाइना की पीएच 4 से लेकर 4.5 यानी 4.5 से कम होती है, लेकिन इसमें पीएच बढ़ जाती है। ट्राइकोमोनास में भी पीएच बढ़ जाएगी, लेकिन कैंडिडा में पीएच नॉर्मल होती है, 4.5 से कम होती है। और बैक्टीरियल वजाइनोसिस का क्या ट्रीटमेंट है? मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन। इसके बाद कैंडिडा है, ये किससे होता है? ये कैंडिडा अल्बाइकन से होता है, यीस्ट है। इसके अंदर थिक वाइट कर्ड लाइक के जो दही होती है या जो कॉटेज चीज़ है उस जैसी डिस्चार्ज होती है। थिक वाइट कर्ड लाइक या कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज होती है। और इसके सिम्टम्स में क्या होता है? पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वुल्वर प्रोराइटस होता है, और इसमें सूडो हाइफी मिलेंगे जब हम पोटेशियम KOH प्रिपरेशन करते होते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसमें पीएच नॉर्मल होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूकोनाजोल देते होते हैं। इसके बाद लास्ट है ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें जो डिस्चार्ज होती है वो फ्रॉथी येलो ग्रीन होती है, बहुत सारी होगी, येलो ग्रीन होगी, और इसमें से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आएगी है। फाउल स्मेलिंग या फुल स्मेलिंग जो मर्जी बोलो, ठीक है। और इसमें स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आपको देखने को मिलता है, इसमें भी आपको इरिटेशन होती है। और ट्राइकोमोनासिस में मोटाइल फ्लैजिलेटेड ट्राइकोमोनाट्स देखने को मिलते हैं। इसमें पीएच एलिवेटेड होगी जस्ट लाइक बैक्टीरियल वजाइनोसिस। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फ्लैजल देते हैं मेट्रोनिडाजोल वो दोनों को देंगे, पार्टनर को भी देंगे और फीमेल को भी देंगे। सही हो गया। और मेट्रोनिडाजोल का क्या साइड इफेक्ट होता है? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, क्योंकि बंदा अल्कोहल पीता है तो उससे डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो अगर मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूँ तो जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है उसके अंदर कैसे डिस्चार्ज आती होती है? उसमें आपको डिस्चार्ज ग्रे, थिन ग्रे वाइट डिस्चार्ज होती है, जबकि कैंडिडा में थिक वाइट कॉटेज डिस्चार्ज होती है। ट्राइकोमोनास में फ्रोथी येलो ग्रीन होती है। पीएच की बात करें तो जो पीएच 4.5 से कम या नॉर्मल कैंडिडा में होती है, जबकि बैक्टीरियल वजाइनोसिस और ट्राइकोमोनियासिस में ज़्यादा होती है। विफ अमाइन टेस्ट बैक्टीरियल वजाइनोसिस में पॉजिटिव होता है। अगर क्लू सेल मिल रहेगा तो कहाँ जाना है? बैक्टीरियल वजाइनोसिस में। अगर सूडो हाइफी है तो कैंडिडा। अगर मोटाइल ट्राइकोमोनाट्स है तो कहाँ जाना है? ट्राइकोमोनियासिस में जाना होता है। सही हो गया। और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स किस में आती है? ट्राइकोमोनियासिस में आती है। कैंडिडा में फ्लूकोनाजोल, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में या ट्राइकोमोनाट्स में क्या देते होते हैं? हम देते होते हैं मेट्रोनिडाजोल। सही हो गया। नेक्स्ट इज कि जो प्री क्लैम्शिया है, प्री क्लैम्शिया में क्या होता है? यूट्रोप्लेसेंटल या फीटोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। तो प्री क्लैम्शिया में रट्टा मारना 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन होता है, साथ में प्रोटीन यूरिया या एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? कि जो स्पाइरल आर्टरीज होती है या यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांचेज होती है उनकी रीमॉडलिंग नहीं हो पाई है। जब रीमॉडलिंग नहीं हो पाई तो उससे क्या होगा? एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा, जिससे क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, और वेजो कंस्ट्रक्शन से ब्लड फ्लो कम हो जाता होता है। इसके बाद मीनोपॉज कब लेबल करते होते हैं? जब 1 साल तक मेंसेस ना आए, 12 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया, इसको बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। मीनोपॉज, और मीनोपॉज के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, FSH LH का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और अगर 40 साल से पहले किसी को मीनोपॉज हो गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे? प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। और ये 2 सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, या तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, उसकी प्री म्यूटेशन कि अगर 50 से 200 रिपीट है, या फिर टर्नर सिंड्रोम। और अगला आ गया टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में 45X0 होता है। ये ऑलरेडी सारा मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें कोई बार बॉडी नहीं होती, एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है, डिलीशन होती है, मोनोसोमी होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, स्ट्रीक ओवरी, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, ईस्ट्रोजन कम, FSH LH ज़्यादा, और यही प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर करा देती होती है।
क्लियर। तो टर्नर सिंड्रोम में यही पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम में हॉर्स शू किडनी होती है जो ऊपर नहीं आ पा रही होती ड्यू टू इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और दूसरा इसमें दो डिजीज़ होते हैं CVS के, बाइकस्फिड अयोर्टिक वाल्व, और दूसरा आ जाएगा आपका कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा। इसके बाद है कैरियोटाइपिंग क्यों करते हैं। कैरियोटाइपिंग स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है। जब भी कोई क्रोमोसोमल डिजीज़ होता है कि वो डाउन सिंड्रोम हो 21 का, 13 का पैटियो हो, 18 का एडवर्ड हो, तो क्रोमोसोमल डिजीज़ के लिए हम क्या करते होते हैं, कैरियोटाइपिंग करते होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कैरियोटाइपिंग में हम क्रोमोसोम को अरेस्ट करवाते हैं, रोक डालते हैं सेल डिवीजन को। तो कौन से फेज में अरेस्ट करते हैं, मेटा फेज में सेल साइकिल को रोकते हैं। और कौन सी डाई यूज़ करते हैं, कोल्चिसिन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, कोल्चिसिन माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट कर देती होती है। तो ये पॉइंट बता दिया आपको। इसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो अल्ट्रासाउंड है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर एब्डोमिनल और पैल्विक एब्नॉर्मेलिटी। और अगर ओप्स में बात करें फीटल में, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसके लिए भी ये डायग्नोस्टिक होती है। यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उसके लिए स्क्रीनिंग कैसे करोगे, अल्फा फीटोप्रोटीन से। लेकिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से। वैसे स्क्रीनिंग भी अल्ट्रासाउंड से कर लो। तो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं फॉर एब्डोमिनल पैल्विक एब्नॉर्मेलिटीज़ के लिए, कि सस्ता होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती, प्रेगनेंसी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है पुडेंडल नर्व। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में पुडेंडल नर्व के बारे में, S2 S3 S4। और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पैल्विक फ्लोर को सप्लाई करती है, जिसको पैल्विक डायफ्राम एलिवेटर एनआई भी कहते हैं। और ये बताया था इसका ब्लॉक हम कहाँ करते हैं, इसका ब्लॉक हम स्कियल स्पाइन पे करते हैं। और कब करते हैं, ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जब फीटस ने क्या होना होता है, इन्फेंट ने डिलीवर होना होता है। सही हो गया, या विजाइनल प्रोसीजर में। और मैंने बताया था स्कियल स्पाइन के लेवल पे ब्लॉक करते हैं, वहाँ पे लिगामेंट सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है। और ये पेल्विस को लीव करती है थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामिना, और पेरिनिया में एंटर होती है थ्रू लेजर शियाटिक फोरामिना। तो इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद ग्लाइको कैलिक्स, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट। तो एक कार्बोहाइड्रेट की एक कोटिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ी होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। जो ग्लाइको कैलिक्स है उसके 3 फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि ये मैग्नेट का काम करता है। अगर किसी जगह पे चिपकना हो तो एक कार्बोहाइड्रेट वाला जो रिच होता है ये मैग्नेट का काम करता है, एडहीजन प्रोवाइड करता है हमारे सेल की। सही हो गया, किसी सरफेस के साथ। और बैक्टीरिया में भी ग्लाइको कैलिक्स देखने को मिलता होता है। इसके बाद जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है उसके लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ करते होते हैं। अब मुझे सारे कल्चर मीडिया बताने पड़ेंगे। सही हो गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी रूल आउट कर सकते हैं कि जो डेल्टा ऑप्शन है सबोराड एगर, ये फंजाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबोराड एगर निकल गया। चॉकलेट एगर ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, क्लियर। चॉकलेट एगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ करते हैं। मैकॉनकीज तो आपको आता ही आता होगा कि लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। मैकॉनकीज कहाँ पे यूज़ होता है, जब लैक्टोज की क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। लैक्टोज की फर्मेंटेशन कौन करता है, मिमोनिकिस कीन। के से क्लैप्सिला, ई से एंटीरोबैक्टर, और ई से ई कोलाई। तो ये आपका आ जाएगा लैक्टोज फर्मेंटर है। सही हो गया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो एक कल्चर वाला ये रट्टा मार लेना, कल्चर वाला मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। ओके, तो जो चॉकलेट एगर है उस पर एच इन्फ्लुएंजा वगैरह आ जाता होता है। मैकॉनकीज एगर पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई वगैरह आ जाता होता है। जो चारकोल है उसके ऊपर ब्रुसीला, और फंजाई के लिए सबोराट। क्या बचा, चॉकलेट एगर। तो बाकी सारे बैक्टीरिया चॉकलेट एगर पे आ जाते हैं। सही है। और जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है, कहते हैं कि इसका जो कॉलोनीज होती है मेडूसा हेड कॉलोनी होती है, नॉन हिमोलिटिक कॉलोनी होती है। इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट रट्टा मार लेना, ये एंथ्रेक्स करवाता होता है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्विनिलोन है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसैकेराइड का होता है। ये वाहिद बैक्टीरिया है जिसका कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का नहीं होता, पॉलीपेप्टाइड का होता है। नेक्स्ट है मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीमर का फ्रैक्चर, जिससे डेथ भी हो जाती है, तो वो फैट इम्बोलिज्म है। तो मैंने बताया था फैट इम्बोलिज्म है कि ये लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर के बाद होता है, 1 से 3 दिन के बाद होता है। और उसका ट्राइएड था कि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, कि ऑक्सीजन की कमी है जिससे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है। नंबर 2 पेशेंट में पिटिचियल रैश होता है। नंबर 3 न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता होता है। इसके बाद एक एथलीट हाई जंप लगाई है, अब उसको ग्लूटियल रीजन में पेन होना शुरू
शुरू हो गया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने हिप की फ्लेक्शन नहीं कर पा रही। अब देखो हिप की फ्लेक्शन करनी है, अपने हिप पर, हिप या थाई, हिप का मतलब थाई, ठीक हो गया। तो अपने थाई पे हाथ लगाओ, थाई के फ्लेक्शन करानी है तो आगे वाला, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई बनेगा। और वो कौन सा मसल है जो हिप की या थाई की फ्लेक्शन करता है और नी की एक्सटेंशन करता है, वो क्वाड्रिसेप्स है। और क्वाड्रिसेप्स में भी कौन सा आ जाएगा, रेक्टस फेमरस आ जाएगा, रेक्टस फेमरस आ जाएगा। सही हो गया। अभी इसने कहा है ए वलियन ऑफ स्केल टोब्रोसिटी। अगर स्केल टोब्रोसिटी की ए वलियन हो जाएगी तो उससे हैमस्ट्रिंग मसल उड़ जाएगी। हैमस्ट्रिंग करते क्या है, हैमस्ट्रिंग थाई की एक्सटेंशन करते हैं और नी की फ्लेक्शन करते हैं। तो इस एमसीक्यू को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सही हो गया। वैसे इसने कहा है पेन इन ग्लूटियल रीजन, पेन इन ग्लूटियल रीजन। तो वैसे अगर हम पेन इन ग्लूटियल रीजन को देखें, फिर इसकी टोब्रोसिटी की एवल्जन होगी और इससे हैमस्ट्रिंग उड़ जाएगी। लेकिन ये बात याद रख लेना कि जो हैमस्ट्रिंग है उनका फंक्शन क्या है, हिप की या थाई की एक्सटेंशन, क्योंकि पीछे है हैमस्ट्रिंग बैक ऑफ थाई, और ये नी की फ्लेक्शन करते होते हैं, नी पे ऑपोजिट हो जाता होता है। सही है। इसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल है विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ विल्सन डिजीज है। तो विल्सन डिजीज में आपने क्या देखना होता है, कॉपर और सिरालोप्लाज्मिन लेवल्स। कॉपर क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा और सिरालोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाएगा। एक बात याद रख लेना, अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो मेनकीस डिजीज़ है, और अगर कॉपर ज़्यादा है तो विल्सन डिजीज़ है। मेनकीस डिजीज़ एक्सीलेंट रिसेसिव है, विल्सन ऑटोसोमल रिसेसिव है। मेनकीस में कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, विल्सन में कॉपर की सिक्रीशन नहीं हो पाती। मेनकीस में एटीपी 7A, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, एटीपी 7A की जीन म्यूटेशन होती है, विल्सन में एटीपी 7B की जीन म्यूटेशन देखने को मिलती होती है। सही है। और मैंने बताया था कि जो कॉपर होता है ना, वो लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है, और ये वो एंजाइम है जो कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग करवाता होता है। क्लियर। और विल्सन डिजीज के कुछ और पॉइंट बता रहे तो विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटाइट्रिप्सिन और हीमोक्रोमेटोसिस, ये तीनों मेटाबॉलिक लिवर डिजीज है, तीनों ऑटोसोमल रिसेसिव है और तीनों हेपेटोसेलुलर कैंसर करवा देते होते हैं। तो विल्सन डिजीज एग्जाम में पूछा जा सकता होता है। क्लियर। तो विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेगा। और क्या होते हैं, फिर 25% ट्रांसमिशन रेट है। एटीपी 7B की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 13 है, अगर याद होता तो ठीक है वरना कोई नहीं। जब इस एटीपी 7B की म्यूटेशन होती है तो कॉपर की सिक्रीशन नहीं हो पाती बाइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, तीन चीज़ें डैमेज होगी, आइस, बेजल गैंग्लिया और लीवर, ये तीन चीज़ें डैमेज होती हैं। सबसे पहले लीवर उड़ जाएगा, जब लीवर उड़ेगा तो पेशेंट में हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस से सिरोसिस और लीवर फेलियर। दूसरा, ब्रेन का जो बेजल गैंग्लिया है वो डैमेज हो जाएगा। सही हो गया। तो पेशेंट में क्या होना शुरू हो जाएगा, प्राइमर्स हो जाएंगे। और अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा उड़ गया तो पेशेंट में पार्किंसन वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। और पार्किंसन में निमोनिक था ट्रैप, टी से ट्रैमर्स जो कि रेस्टिंग ट्रैमर्स होते हैं, आर से रिजिडिटी, ए से ए काइनेजिया या ब्रेडिकाइनेजिया और पी से पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। और इसके अलावा पेशेंट को साइकेट्रिक सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें आइस के ऊपर एक फाइंडिंग आती है, उसको बोलते हैं केसर फ्लैशर रिंग। केसर फ्लैशर रिंग में जो कॉपर होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। और इसके अंदर क्या लेबोरेटरी में मिलेगा, सिरालोप्लाज्मिन का लेवल कम मिलेगा। दैट इज वाई अगर आपने स्क्रीनिंग करनी है तो सिरालोप्लाज्मिन का लेवल करा लो जो कि कम होगा। और डायग्नोस्टिक है तो 24 आवर यूरिनरी कॉपर लेवल करा लो जो कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ड्रग कौन सी दोगे, पेनिसिलामीन दोगे जो कि चिलेटर एजेंट है। सही हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट रिलायबल ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू डायग्नोस एंड मॉनिटर एस्थमा। तो डायग्नोस और मॉनिटर एस्थमा के लिए क्या करते होते हैं हम, स्पायरोमीट्री देते होते हैं। स्पायरोमीट्री भी प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कौन सा यूज करते हैं, साल्ब्यूटामोल, या जिसको एल्ब्यूटिरोल भी कहते हैं। मतलब एल्ब्यूटिरोल देने से FEV1 अगर 12% से ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब है पेशेंट को एस्थमा था, क्योंकि एल्ब्यूटिरोल ब्रोंकोडायलेटर है और एस्थमा में जब ब्रोंकोडायलेशन करते हैं तो सिम्टम्स रिलीफ हो जाते होते हैं। सही हो गया। तो ये पॉइंट रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज की स्क्रीनिंग। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, स्क्रीनिंग पूछ रहा है, डायग्नोस्टिक नहीं पूछ रहा। जो डायग्नोस्टिक होता है, ठीक हो गया, प्रेगनेंसी के अंदर जो डायग्नोस्टिक है वो दो टेस्ट रट्टा मार लो,
कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग 10th वीक पर और लैब और 15 पर एमनियोसेंटेसिस है, लेकिन स्क्रीनिंग पूछ रहा है और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी है या फिर जो डबल टेस्ट होता है बीटा एससीजी और पैप ए, तो उसको डबल टेस्ट कहते होते हैं। ठीक हो गया। और एक ट्रिपल होता है और क्वाड्रपल, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। ये क्रोमोसोमल डिजीज में देखते होते हैं, लेकिन ये स्क्रीनिंग होता है। लेकिन अगर वो डेफिनेटिव या डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, अगला वही आ गया डेफिनेटिव या डायग्नोस्टिक, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सीवीएस करोगे या एमनियोसेंटेसिस करोगे। इसने कैरियोटाइपिंग भी ऐड कर दिया तो वो भी ठीक है, मान लेते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विथ लॉन्ग वाइट राउंड वार्म। जो राउंड वार्म है उसको नीमाटोड्स कहते हैं। नीमाटोड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस सबसे पहले एल्बेंडाजोल, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो मैबेंडाजोल, अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो पिरेंटल पामोएट। अब यहाँ पर एल्बेंडाजोल मैबेंडाजोल दोनों ऑप्शन में है, तो किसको प्रेफर करोगे, एल्बेंडाजोल को। और अगर ये ऑप्शन में ना होता तो मैबेंडाजोल। जो प्राजिक्विंटल है वो सेस्टोट के लिए, जिसको टेप वार्म कहते हैं, उसके अंदर टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। लेकिन जो इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस है उसके लिए भी एल्बेंडाजोल देते हैं। न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस उसके लिए भी एल्बेंडाजोल देते हैं। ये दो एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो ट्रीमाटोड्स है जिसको फ्लूक्स कहते हैं, उसमें शिस्टोसोमा की स्पीशीज़ है, हिमैटोबियम जो स्क्वेमस सेल कैंसर करवाता है ब्लेडर का, मानसोनी जापोनिकम, और क्लोनॉर्किस सिनिसेंस जिसको लीवर फ्लू कहते हैं, जो कोलेंजियोकार्सिनोमा करवाता है। इन सब के लिए प्राजिक्विंटल है। यानी जो राउंड वार्म है और नीमाटोड है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एल्बेंडाजोल, मैबेंडाजोल, फिर पेरेंटल पामोएट। और फिर उसके बाद जो सेस्टोड है और ट्रीमाटोड है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिक्विंटल होती है। और प्राजिक्विंटल कैल्शियम परमिएबिलिटी को बढ़ा देती होती है। आइवरमेक्टिन कहाँ इस्तेमाल होती है, आइवरमेक्टिन कहाँ मैंने लास्ट टाइम बताया था, ओन्कोसर्का वॉल्वुलस, जो कि रिवर ब्लाइंडनेस वगैरह से होता है। और जो डाईथाइल कार्बामेजीन है वो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो एलिफेंटियासिस करवाती है। और दूसरा लोआ लोआ, लोआ लोआ में आंखों के अंदर कीड़ा घुसाता है। मैंने ऐसे रट्टा मारा हुआ है, अदरवाइज ऐसे किसी को भी याद नहीं होता। नेक्स्ट है कि टीबी वाला जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है जिसको मांट्रेक्स टेस्ट भी कहते हैं, या पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, 48 से 72 आवर्स के बाद इन ड्यूरेशन आती है। टाइप 4 है तो ये सेल मीडिएटेड है, टी सेल है, स्पेसिफिकली हेल्पर टी सेल, TH1 सेल, क्योंकि वही इंड्यूरेशन बनाते हैं, CD4 भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, उसके बाद एमेनोरिया और वो लैक्टेट नहीं करवा पा रही। ठीक है, तो फेलियर टू लैक्टेशन और एमेनोरिया आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो उसका मतलब है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। दिस इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। जब PPH होगा, ब्लड लॉस होगा, तो पिट्यूटरी की नेक्रोसिस होती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ने क्या करना होता है, दूध पिलाना होता है, तो दूध नहीं पिला पाएगी। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। और एमेनोरिया भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी से FSH LH प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसके अलावा उसको फटीग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि TSH का लेवल कम है। उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ACTH का लेवल कम हो गया है। लास्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अच्छी खासी तो वो ग्रो कर गई है। नेक्स्ट है कि कौन सी टीबी की दवाई है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देती है, तो वो आइसोनियाज़ाइड होती है और ये B6 की डेफिशिएंसी करवाती है। और जब B6 की डेफिशिएंसी है, मैंने कहा था B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। दो मेडिसन है जो B6 की डेफिशिएंसी करवाती है, आइसोनियाज़ाइड और दूसरा COCP। और जब B6 की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। वाई, बिकॉज हीम को बनाने के लिए सबसे पहला एंजाइम ALA सिंथेस चाहिए, उसको B6 की रिक्वायरमेंट होती है। हर दवाइयों के साइड इफेक्ट पढ़ लेना। रिफेम्पिन RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है, रिफेम्पिन साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है, रेड ऑरेंज सिक्रेशन हो जाती है, ऑरेंज रेड जो मर्जी रट्टा मार लो। आइसोनियाज़ाइड हेपेटोटॉक्सिक है, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करा देती है जिसमें एंटीस्टोन एंटीबॉडी होती है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, B6 को डेफिशिएंट कर देती है। पिराजेनामाइड हेपेटोटॉक्सिक होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए फेगोलाइसोसोम में, हाइपर यूरिसीमिया
एनीमिया करवा देती है, इथेनब्यूटोल आइस को इफेक्ट करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवा देती है। नेक्स्ट है एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। तो जो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है अगर आपको नहीं याद होते कोई इश्यू नहीं, आपको एटलीस्ट जो कोलिनर्जिक है उसके तो साइड इफेक्ट आने चाहिए। जो कोलिनर्जिक है लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड में यूज होती है, उसका मिमोनिक था डम्बल्स। डी से डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज्म, एमेसिस, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग। इस सब को ऑपोजिट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एंटी कोलिनर्जिक। लाइक वहाँ पे डायरिया था तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा, वहाँ पे यूरिनेशन थी तो यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन है। एम से मियोसिस थी तो यहाँ मेट्रियासिस हो जाएगा। वहाँ ब्रेडिकार्डिया था तो यहाँ टेकिकार्डिया हो जाएगा। वहाँ ब्रोंकोस्पैज्म था तो यहाँ ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। सही है। वहाँ पर एमेसिस था तो उस पर खास फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे सलाइवेशन थी तो यहाँ पे माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो एट्रोफिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि होट एज पता नहीं क्या था, ऐसा मिमोनिक था, मुझे खुद भूल गया। मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं निमोनिक बना के याद करूँ ना तो मुझे कॉन्सेप्ट ही भूल जाता होता है। ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट की बेस पर मुझे चीज़ें याद रहती होती हैं। उसका निमोनिक था हॉट एज अ हेयर के टेम्परेचर बढ़ जाता है, फास्ट एज अ फिडल, फास्ट यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है, ड्राई एज अ बोन के मुंह खुश्क हो जाता है, स्किन भी ड्राई हो जाती है, रेड एज अ बीट के चकंदर की तरह सुर्ख हो जाएगा कि स्किन फ्लैश हो जाती है, ब्लाइंड एज अ बैट के साइक्लोप्लीजिया हो जाता है, सिलरी मसल की पैरालिसिस हो जाती है। इसके बाद फुल एज अ फ्लास्क के कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन होती है। और मैड एज अ हीटर कि उसका डिसओरिएंटेशन, हैलोसिनेशन होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या है। इसके बाद है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फर्स्ट लाइन। अब आजकल जो पीसीओएस वाले पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस लेट्राजोल मानी जाती होती है, लेकिन अभी भी सीपीएसपी के अंदर क्लोमिफेन को उन्होंने प्रेफर किया हुआ है, क्लोमिफेन को प्रेफर किया हुआ है। अगर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर वो सिंपल कहे ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए इन इनफर्टिलिटी, तब आप क्लोमिफेन पे जाना। लेकिन अगर वो पीसीओएस में बात करें कि पीसीओएस के अंदर ओव्यूलेशन इंडक्शन करनी है, तब आप आंसर लेट्राजोल को प्रेफर करना। क्लोमिफेन क्या है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, जिसकी वजह से जीएनआरएच ज़्यादा काम करेगा, एफएसएच-एलएच की प्रोडक्शन होगी, ओव्यूलेशन हो जाती है। जबकि लेट्राजोल क्या है, एरोमेटेज इनहिबिटर, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने देता। और ये एंजाइम कहाँ होता है, ग्रानुलोसा सेल के अंदर। नेक्स्ट है कि जो एपोप्टोसिस है उसके अंदर डीएनए लैडरिंग होती है 180 बेस पेयर की, जबकि सिमिलर पैटर्न नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। फिर दोनों पॉइंट्स रट्टा मार लेना। नेक्रोसिस में सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर धब्बा हो जाएगा, और एपोप्टोसिस में डीएनए लैडरिंग हो जाएगी, सीढ़ियाँ बन जाती हैं 180 बेस पेयर्स की। एक फीमेल है जिसको 12 वीक्स ऑफ एमेनोरिया है और परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग है फॉर 1 मंथ। 12 वीक से एमेनोरिया डेट मीन्स कि वो कोई प्रेग्नेंट तो नहीं होगी, और उसको परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग है तकरीबन 1 महीने से। तो मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है कि जिसने कहा है कि रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको एब्डोमिनल पेन ज़रूर मिलता होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी हो गया कि 12 हफ्ते तक वो एमेनोरिया में चली गई और इसको पेन ही नहीं हुआ, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। मिस कैरेज में आपको मिस कैरेज, क्या ये मिस कैरेज हो सकता है? आई थिंक सो। मिस कैरेज को आप रख सकते होते हैं। मोलर प्रेगनेंसी, अब मोलर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बड़ा होता है, स्नोस्टोम अपीयरेंस, ये पॉइंट्स नहीं दिए हुए। तो आंसर बी या सी में से कोई एक स्पेसिफिक बन सकता होता है, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। माइट बी कि मिस कैरेज में परसिस्टेंट ब्लीडिंग ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अधूरा है, ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से आपको मसला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इसको छोड़ो। मैं एक और चीज़ बता दूँ कि कभी भी एसके वाली किताबों के रिकॉल्स पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स पे आपने डिपेंडेंट होना है। क्योंकि अगर आप रट्टा मार लोगे इसको, वहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होगी तो आप क्या बनोगे, लकीर के फ़कीर बन जाओगे क्या। सही है। तो मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना तो आप मल्टीपल एमसीक्यूज़ को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब गायनी के अंदर ये सवाल ज़रूर आता है, एक्टोपिक, मोलर और मिस कैरेज को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है।
तीनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है? तीनों के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर विजाइनल ब्लीडिंग होती है। सही है। कैसे डिफरेंशिएट करना है? सबसे पहली चीज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है कि अगर एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पूला होती है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा मोलर प्रेगनेंसी है, जिसको हाई टेडिफॉर्म मोल कहते होते हैं। अब हाई टेडिफॉर्म मोल में क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल प्लेसेंटल प्रोलिफरेशन होती है। वो प्लेसेंटा में क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, तो वो प्रोलिफरेट कर जाते होते हैं। अब ये कंप्लीट भी हो सकती है जिसमें कोई फीटल टिश्यू नहीं होता, और पार्शल भी हो सकती है जिसमें फीटल टिश्यू होता है। अब जो मिस कैरेज है, मिस कैरेज को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, के खुद ब खुद हो गया है। मिस कैरेज का मतलब है स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20 वीक्स। ठीक हो गया। अब कैसे डिफरेंशिएट करना है? सबसे पहला है हिस्ट्री। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पेशेंट कैसे आता है? यूनिलैटरल पैल्विक पेन होगा या एब्डोमिनल पेन होगा। स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग का मतलब है कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, धब्बे वगैरह होंगे। और तीसरा एमेनोरिया होगा। मोलर प्रेगनेंसी में पेशेंट को सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होगी। क्यों होगा? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम ड्यू टू बीटा एससीजी। और नंबर 2, पेशेंट को मोलर प्रेगनेंसी में पेन नहीं होगा, पेन लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। जबकि मिस कैरेज में जो पेन होता है वो क्रैम्प वाला होगा, और इसमें टिश्यू पास कर रहे होगे, फीटल टिश्यू पास कर रहे होगे। दूसरा पॉइंट है बीटा एससीजी का लेवल। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एससीजी का लेवल नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटिवली कम होता है। और नॉर्मली ऐसा होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में कि जो बीटा एससीजी है हर 48 आवर्स के बाद डबल होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डबल नहीं होता। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एससीजी का लेवल 1 लाख से ऊपर होता है, और मिस कैरेज के अंदर बीटा एससीजी का लेवल गिर रहा होता है। तीसरा है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस खाली होगा लेकिन एडेनिक्सल मैस होगा। मोलर के अंदर स्नो स्टोम अपीयरेंस या बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस होती है। और तीसरा मिस कैरेज है, उसमें रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होते हैं, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होते हैं। क्लियर? हाँ। अगला पॉइंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो सकती है? रप्चर हो जाएगी, रप्चर होगी तो पेशेंट को शॉक में चला जाएगा। मोलर प्रेगनेंसी कोरियो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? अब इनकी मैनेजमेंट क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करोगे? अगर पेशेंट स्टेबल है तो मिथोट्रेक्सेट, और अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो साल्पिंजेक्टमी कर दोगे, लेप्रोटमी करके। और मोलर प्रेगनेंसी में सक्शन क्योर अटैच करते हैं। 8 से 12 महीने तक हम, बल्कि 6 से 12 महीने तक हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं और बीटा एससीजी मॉनिटरिंग करते हैं। जबकि मिस कैरेज में एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे या माइजोप्रोस्टोल या डीएनसी करेंगे। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद एक फिजिशियन है जिसको, सॉरी फिजिशियन कहाँ से आ गया, एक पेशेंट है जिसको मीडियल साइड ऑफ थाई पे पेन हो रहा है। मीडियल थाई पे पेन है तो ऑब्चुलेटर नर्व, इंटीरियर थाई है फेमोरल नर्व, और अगर लैटरल थाई है तो लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। और बताया था लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व कब डैमेज होती है? जब अगर आप टाइट पैंट पहन लोगे, या मोटी हो गया फीमेल, या प्रेग्नेंट हो गया, और इस कंडीशन को मिराल्जिया पेरास्थेटिका कहते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब अर्जेंटली चाहिए? जब पेशेंट को सीवियर अनीमिया हो, लाइक एचएमबी का पेशेंट है और इसका एचबी 4 से कम हो गया है, तो ट्रांसफ्यूजन कब देते होते हैं? ठीक हो गया। अगर पेशेंट स्टेबल है, और स्टेबल पेशेंट है और 7 ग्राम से कम है, या सीवियर अनीमिया वाला पेशेंट है, उसमें देते होते हैं। इसके बाद अडल्ट है, बीएलएस या सीपीआर के एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है कॉल फॉर हेल्प। फिर दूसरा होता है चेक रिस्पॉन्स, ठीक हो गया, जिसमें आप पल्स वगैरह चेक करते हैं। फिर तीसरे पे चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। चौथे पर रेस्क्यू ब्रेथ देते होते हैं। यानी सबसे पहले सीन सेफ्टी है, फिर रिस्पॉन्सिवनेस चेक की है, फिर पल्स वगैरह चेक की, फिर चेस्ट कंप्रेशन किया है, फिर रेस्क्यू ब्रेथ दिया है। नेक्स्ट है कि कौन सी एनेस्थेटिक एजेंट है जो हेपेटाइटिस करवाती है। एच से हैलोथेन, एच से हेपेटाइटिस, और एच से हाइपरथर्मिया। और ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मार लेना, तो जो हैलोथेन है ये हेपेटाइटिस करवाती है, हैलोथेन हाइपरथर्मिया करवाती है। तो ये 2 एच रट्टा मार लेना। हैलोथेन है क्या? ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक होती है, जीएम इस्तेमाल करते होते हैं। एसएलई इस एसएलई में क्या होता है? एसएलई में क्यों थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है? जो एसएलई वाली फीमेल होती है ना, उसमें क्या होता है?
SLE वाली में एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है, यानी जो एप्ला है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये SLE की वजह से होता है। और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसमें 3 एंटीबॉडीज होती है, एक है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, दूसरा एंटी कार्डियोलिपिन और तीसरा बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में होती है। और एप्ला के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, आर्टीरियल वीनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता होता है। SLE में जो सेंसिटिव होती है वो ANA होती है, और जो स्पेसिफिक होती है वो एंटी DS एंटीबॉडी होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको रिकरेंट मिसकैरेजेस है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इश्यूज है, तो ये वही वाला आपने क्या करवानी है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ के लेवल कराने होते हैं। जब भी रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री हो तो कैरियोटाइपिंग और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसके लेवल्स आपने ज़रूर कराने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन एंड्रोजन। तो जो एंड्रोजन्स होते हैं ये प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ को कंट्रोल करते होते हैं, लेकिन जो मेलानोसाइट्स है या एंड्रोजन उसको कंट्रोल नहीं करते होते। ठीक हो गया। वैसे तो ये था एंड्रोजन हेयर की ग्रोथ को, हेयर की शेडिंग को, इनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपके बालों का क्या कलर होगा वो एंड्रोजन पे डिपेंड नहीं होता, वो मेलानोसाइट्स पे डिपेंड होता है कि आपके बाल काले हैं, पीले हैं, पीले बाल कहाँ से आगे वाइट है, तो ये मेलानोसाइट्स पिगमेंटेशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद मोर पोटेंट जो स्टीरॉयड टेस्टोस्टेरोन होता है वो DHT होता है। एक बात रट्टा मार लेना, T4 ज़्यादा पैदा होता है लेकिन उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म T3 होती है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पैदा होता है लेकिन उसकी एक्टिव फॉर्म DHT होती है। T4 ने T3 में कन्वर्ट होना होता है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, डीआयोडीनेस। और याद करना इसी एंजाइम को प्रोपाइल थायोयूरेसिल और प्रोपेनालोल ब्लॉक करती है। अगर टेस्टोस्टेरोन ने DHT में कन्वर्ट होना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, 5 अल्फा रिडक्टेस। और एक और बात रट्टा मार लेना, टेस्टोस्टेरोन इंटरनल जेनिटेलिया की ग्रोथ करवाता है, डिफ्रेंसिएशन करवाता है, और DHT एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डिफ्रेंसिएशन करवाता है। डैट मीन्स कि अगर 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो या एंड्रोजन रिसेप्टर सेंस ना कर पाए, रेजिस्टेंस आ जाए, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की क्या हो जाएगी, एम्बिगुअस बन जाते हैं मेल्स में। इसी तरह फीमेल के अंदर जो एस्ट्राडायोल है वो पोटेंट ईस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट इज के इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद नो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। सही हो गया। तो सबसे पहले जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसएमिक एसिड होता है, ट्रांसएमिक एसिड होता है। ठीक हो गया। दो इनिशियल होते हैं, ट्रांसएमिक एसिड है और दूसरा मैफिनेमिक एसिड है। कोई भी इन दोनों में से हो तो किसी एक को प्रेफर कर लेना, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ट्रांसएमिक एसिड ज़्यादा बेटर आंसर है एज कम्पेयर टू मैफिनेमिक एसिड। ट्रांसएमिक एसिड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक है, फिब्रिन को तोड़ देता है पकड़ के। सही है। और जो मैफिनेमिक एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेना, एनसेड जैसा काम करते हैं। लेकिन अगर वो बात करें बेस्ट ड्रग या जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तब आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन आप दोगे, लाइक लीवो नॉरकेस्ट्रल देते होते हैं। अगला है बल्बर पाल्सी। बल्ब किसको बोलते हैं, मेडला को। और जो मेडला अगर उड़ गया है तो कौन सी पाल्सी होगी, अपर या लोअर, लोअर, क्योंकि क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस उड़ गया। तो बल्बर पाल्सी का मतलब है मेडला से निकलने वाली क्रेनियल नर्व 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये उड़ गई है। और अगर लीजन मेडला से ऊपर हो तो उसको बोलते हैं सूडो बल्बर पाल्सी, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है जो 9, 10, 11, 12 को सप्लाई कर रही थी। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। बल्ब किसको बोलते हैं, मेडला को, और मेडला से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नर्व निकलती है, और इनके न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो उससे क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन। अब जो 9th नर्व है वो ग्लोसोफरेंजियस मसल को सप्लाई करती है। 10th सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स लैरिंग्स के मसल को सप्लाई करती है। 11वीं वाली स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ये किसको सप्लाई करती है, ट्रेपीजियस को और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को। और 12वीं हाइपोग्लोसल टंग के सारे मसल्स को सप्लाई करती है सिवाय एक को, प्लेटोग्लोसस, जिसको 10th नर्व फेरेंजियल प्लेक्स से सप्लाई करती है। और टंग जिस साइड पर डेविएट करेगी उसी साइड की हाइपोग्लोसल नर्व उड़ गई है। और अगर यूवुला जिस साइड पर डेविएट करेगा उससे ऑपोजिट वाली उससे ऑपोजिट वाली वेगस उड़ गई है। तो इस पॉइंट को रट्टा मार लेना। टंग जिस साइड पर, टंग अगर राइट साइड पे गई है तो राइट हाइपोग्लोसल, लेकिन यूवुला अगर लेफ्ट साइड पे गया
तो राइट साइड का वेगस नर्व उड़ गई है। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। तो दो चीज़ें हैं जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवाती है, या तो एसिड होता है, या एसिड है, या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन है वो करवाता है। और एक और बात रट्टा मार लेना, पेप्सिनोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? चीफ सेल से, जबकि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ये पेराइटल सेल से, और ये दोनों बॉडी ऑफ स्टोमक और फंडस में पड़े हुए होते हैं। सही है। जबकि एंट्रम में जी सेल्स पड़े होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है, ये मैच्योर फॉलिकल होता है, ये फटता है तो अपने अंदर से ओवम रिलीज करता है, उस ओवम को फिम्ब्रियाई और फैलोपियन ट्यूब पकड़ लेती होती है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये कब होता है? जब LH सर्ज आती है। LH सर्ज के 24 से 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन हो जाती है। एक और बात रट्टा मार लेना कि जो ओव्यूलेशन से पहले, मतलब जो ओव्यूलेशन वाला होता है, ओव्यूलेशन से पहले वो कौन से डिवीजन में होता है? वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होता है। प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होता है। और जब वो फर्टिलाइजेशन से पहले वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में अरेस्ट होता है, मेटाफेज में। ठीक हो गया। तो जो प्राइमरी oocyte है मियोसिस 1 प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में, और जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज 2 में। ठीक हो गया। और ये अगला वही आ गया कि ओव्यूलेशन कब आती है? 24 to 36 आवर के बाद। और LH सर्च क्यों होती है? ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ईस्ट्रोजन। इसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, जिसका एगोनिस्ट कौन सा होगा? डाइनोप्रोस्टोन। ये सर्विक्स की राइपनिंग के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। और ये करता है क्या है? सर्विक्स यूट्रस के क्या करवाएगा? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जस्ट लाइक ऑक्सीटोसिन। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, जो E1 होता है वो माइजोप्रोस्टोल है, और जो E2 है वो आपका डाइनोप्रोस्टोन होता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। दोनों के आपको मैंने अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। तो जो PgE2 डाइनोप्रोस्टोन है, मायोमीटर पे काम करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, सर्विस की डायलेटेशन देखने को मिलती है। तो जो माइजोप्रोस्टोल है वो PgE1 एनालॉग है, जबकि डाइनोप्रोस्टोन PgE2 एनालॉग है। जो माइजोप्रोस्टोल है वो भी सर्विक्स की राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा यूज़ होता है? डाइनोप्रोस्टोन। माइजोप्रोस्टोल और कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेडिकल अबॉर्शन के लिए यूज़ करते हैं। रट्टा मारना, अबॉर्शन में माइजोप्रोस्टोल और माइफीप्रिस्टोन। और माइफीप्रिस्टोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक हो गया। इसके अलावा माइजोप्रोस्टोल PPH में दे सकते हैं। माइजोप्रोस्टोल और कहाँ पे दे सकते हैं? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, कि अगर एनसेड से पेप्टिक अल्सर ना हो जाए उनके लिए भी हम देते होते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज। अब जो PPH है उसके दो टाइप्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है फर्स्ट 24 आवर्स में होता है। प्राइमरी या ओवरऑल PPH की बात करूँ तो वो यूट्राइन एटोनिया। और जो सेकेंडरी होता है उसका मोस्ट कॉमन काज रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होते हैं। अगला है मार्फन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। तो जो मार्फन सिंड्रोम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मार्फन सिंड्रोम, सही हो गया। मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है। रट्टा मार लो, जो भी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है तो उसमें स्किप जनरेशन नहीं होती, मेल्स और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करता होता है, लेकिन 50% ट्रांसमिशन रेट है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, 50% ट्रांसमिशन रेट है। फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 15 पे पड़ा होता है। फिब्रिलिन करती क्या है? फिब्रिलिन नॉर्मली इलास्टिन फाइबर्स, जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन जीन की डेफिशिएंसी होती है, और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है इसकी अप रेगुलेशन होती है। और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है ये इन्फ्लेमेशन करवा देता है। अब ये तीन सिस्टम को अफेक्ट करता है, CVS को, आइस को और स्केलेटल को। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करवाएगा? सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, ये वर्ड रट्टा मार लेना। अगर अयोटा की सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, कैसे? अयोटा का जो लेयर, दूसरी लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो अयोटा इलास्टिक आर्टरी है इसमें इलास्टिक फाइबर है, उसका टूट जाना मार्फन सिंड्रोम की वजह से उसको सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस कहते हैं। नंबर 1 ये चीज़ होती है। नंबर 2 सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस है, अयोटिक रिगर्जिटेशन हो जाती है। कैसे पता लगेगा अयोटिक रिगर्जिटेशन है? LD डायस्टोलिक मार्बर राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है।
थर्ड, पेशेंट को अयोर्टिक डायसेक्शन हो जाएगा जिसमें टीयरिंग चेस्ट पेन है, बैक पे रेडिएट करता है। चौथा, पेशेंट को माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में मिड सिस्टोलिक क्लिक होती है और लेट सिस्टोलिक मरमर होता है। ये थे सीवीएस में चेंजेस। आइज में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टोपिया लेंटिस के लेंस डिसलोकेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज ये अपवर्ड आउटवर्ड होता है, अपवर्ड आउटवर्ड, जिसको सुपीरो टेम्पोरल कहते हैं, जबकि होमोसिस्टोन्यूरिया में इन्फीरो मीडियल होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स भी हो जाता है। आपने देखा होगा एमसीक्यू में कि टाल थिन पेशेंट है, लंबा है, थिन पेशेंट है, अचानक ही उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो गया, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड है, तो ये स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स होता है। वो भी इसी डिजीज की वजह से होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ सब प्लूरल ब्लैप्स। लास्ट में मस्कुलोस्केलेटल है, उसमें एरेक्नोडेक्टाइली होती है कि लंबी लंबी फिंगर्स होती है। और चेस्ट वाल डिफॉर्मिटी, या तो चेस्ट अंदर की तरफ गया होगा या चेस्ट बाहर की तरफ आया होगा। अगर चेस्ट बाहर की तरफ होता है तो उसको पिजन शेप चेस्ट कहते हैं। और तीसरा, हाई आर्च पैलेट होता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है मार्फन के। और लास्ट में एक और चीज़ है कि मार्फन और होमोसिस्टिन उसका फ़र्क पूछा जाता है। मार्फन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, होमोसिस्टिन ऑटोसोमल रिसेसिव है। मार्फन के अंदर जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू, वो नॉर्मल होता है। होमोसिस्टिन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। मार्फन के अंदर लेंस डिसलोकेशन अपवर्ड आउटवर्ड होती है, सुपीरो टेम्पोरल। होमोसिस्टिन में इन्फीरो मीडियल होती है। मार्फन सिंड्रोम में सीवीएस में क्या होगा, अयोर्टिक डायसेक्शन या अयोर्टिक एनोरिज्म, जबकि होमोसिस्टिन में थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, जिससे स्ट्रोक्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, अगला है डेफिकेशन रिफ्लेक्स है। कब एक्टिवेट होता है, जब रेक्टल डिस्टेंशन होती है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, चाहे वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो, चाहे वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो, फीसिस या यूरिन बाहर निकल जाए। पेल्विक सम्प्लैंक्निक नर्व S2 S3 S4 ये कंट्रोल करती होती है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल साइट ऑफ, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ VST। तो जो VST है उसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो मेम्ब्रेनस डिफेक्ट होता है, मेम्ब्रेनस डिफेक्ट होता है। उसके बाद मस्कुलर आता है। अगर मैं AST की बात करूं तो उसमें ओस्टियम सिकेंडम ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू ओस्टियम प्राइमम। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ESD VST ये लेफ्ट टू राइट शंट है, और रट्टा मारना, लेफ्ट टू राइट शंट में साइनोसिस नहीं होती, राइट टू लेफ्ट शंट में साइनोसिस होती है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट शंट राइट टू लेफ्ट बन गया, दिस इज कॉल्ड आइसन-मेंगर सिंड्रोम। अगला, मैंने ये डिस्चार्ज वाला MCQ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो मैल ऑर्डरस यानी बुरी डिस्चार्ज है। मैल ऑर्डरस देखो ये ट्राइकोमोनास में भी हो सकती है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में भी हो सकती है। मैं पूरा सिनेरियो पढ़ूंगा। ग्रीन येलो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, फ्रोथी ये स्पेसिफिक पॉइंट है। सही हो गया, किसके लिए, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस के लिए। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होती है और इसके लिए मेट्रोनिडाजोल देते हैं, किसको, पेशेंट को भी और इसके हस्बैंड को भी या पार्टनर को भी। नेक्स्ट है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। उसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो इस्कीमिया होता है। जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, पहली बात है ये इंट्रा रीनल एजोटीमिया करवा देती है। एजोटीमिया का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है। अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इसकी दो टाइप होती है, इस्कीमिक या नेफ्रोटॉक्सिक। जो इस्कीमिया है वो ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू नेफ्रोटॉक्सिक। और नेफ्रोटॉक्सिक में दो चीज़ें रट्टा मारना, अगर हम कंट्रास्ट देंगे उससे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, और दूसरा अमाइनो ग्लाइकोसाइड देंगे या सिस्प्लाटिन, ये भी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन होती है, तो इससे नेफ्रोटॉक्सिक होगा। लेकिन ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है, इस्कीमिया है। और रट्टा मारना कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और मेडुला अफेक्टेड होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कब होती है, जब बीटा एससीजी का लेवल बढ़ जाता होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आना क्यों होती है, जब बीटा एससीजी का लेवल ज़्यादा होता है। और बीटा एससीजी का लेवल कब ज़्यादा होता है, जब मोलर प्रेगनेंसी हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। तो ये सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। ब्रोमोक्रिप्टिन कैबरगोलिन ये D2 एगोनिस्ट होता है, तो ये क्या करती है, प्रोलैक्टिन के लेवल को इनहिबिट कर देती है, क्योंकि डोपामीन क्या है, डोपामीन इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो जो ब्रोमोक्रिप्टिन
है ये डोपामिन एगोनिस्ट होती है। नेक्स्ट है रैपिड ऑनसेट नोजिया और वॉमिटिंग है 4 घंटे बाद। मैंने कहा था कि अगर कुछ खाया है उसके 1 से 4 या 1 से 6 घंटे उसमें अचानक ही पेट में दर्द वॉमिटिंग आना शुरू हो गया तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, और ये एक्यूट ऑनसेट की फूड पॉइजनिंग है। तो दो डिफरेंशियल बनते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या बैसिलस सीरियस। कैसे पहचानेंगे? बैसिलस सीरियस में रीहीटेड फ्राइड राइस आएगा, जबकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में क्या आएगा? मायोनीज या मीट या कस्टर्ड खाया है उसकी वजह से होगा। ये बोल के मुझे भूख लग गई है। नेक्स्ट है केस कंट्रोल स्टडी, इसको रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। इसमें डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते होते हैं, हम पीछे पेशेंट का हिस्ट्री पूछते होते हैं। और केस कंट्रोल स्टडी में क्या निकालते हैं? ओड रेशो। पहला है ऑप्शन इंसिडेंस, ये किस से निकालते हैं? कोहोर्ट से। दूसरा ऑप्शन है प्रीवैलेंस, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी से निकालते हैं, जिसमें एक ही वक्त में आप डिजीज और रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। ओड रेशो ये किस में था? केस कंट्रोल स्टडी। और रिलेटिव रिस्क किस में है? वंस अगेन कोहोर्ट स्टडी में। तो ये सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेंट पेशेंट। तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो लेबिटालोल है, उसके बाद निफेडिपिन, मिथाइल डोपा और हाइड्रोलजीन। बल्कि हाइड्रोलिजिन सेकंड पे डालना चाहिए था मुझे। चलो कोई नहीं, जैसे मर्जी आप ऐड कर दो, लेकिन फर्स्ट लाइन इज लेबिटालोल और मिथाइल डोपा, ये फर्स्ट लाइन होते हैं। तो 4 ड्रग्स देनी है प्रेगनेंसी में। लेबिटालोल जो अल्फा और बीटा कंबाइंड ब्लॉकर है, मिथाइल डोपा अल्फा 2 एगोनिस्ट है, निफेडिपिन डिहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और हाइड्रोलजीन आर्ट्रियोलर वेजोडाइलेटर है। सही हो गया। और एक और बात रट्टा मार लेना, एस इनहिबिटर ARB नहीं देनी। क्यों? क्योंकि ये फीटल रीनल डिसजेनेसिस करवा देती है। जब किडनी का डिसजेनेसिस होगा तो ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, जिससे पोर्टर सीक्वेंस ना हो जाए। नेक्स्ट एक पेशेंट को माइल्ड से 52 साल की फीमेल है, जिसको वेजोमोटर सिम्टम मीनोपॉज वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो आप क्या दोगे? अभी इसको माइल्ड से सिम्टम्स हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो रीअश्योरेंस करते हैं, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम हो तब आप HRT देते हैं। HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक बात ये रट्टा मार लेना, HRT की क्या इंडिकेशन होती है? ठीक हो गया। HRT वैसे गायनी का पेपर ही पढ़ गया। HRT इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक हो गया। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कब देते होते हैं? कब देते होते हैं? जब मीनोपॉजल पेशेंट हो, पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट हो, उसको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम हो, मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम हो। नंबर 1 वेजोमोटर सिम्टम, जिसमें हॉट फ्लैशेस नाइट स्वेट है, उसके लिए देते हैं। नंबर 2 वुल्वो वेजाइनल एट्रोफी, मतलब कि जो मीनोपॉज के बाद ना जो वोल्वा और वजाइना है उसकी एट्रोफी हो जाती है, वजाइना की ड्राइनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, डिस्पैरोनिया होता है। क्लियर? तो इन दो कंडीशन में हम सिर्फ HRT देते हैं। क्लियर? HRT देते हैं। इसके अलावा पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन, उसके लिए हम HRT नहीं देते। मतलब मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, हम उसके लिए HRT नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं? रोलैक्सोफिन देते होते हैं। सही हो गया। तो अगर किसी को वजाइना के लिए यूज़ करनी है तो विजाइनल क्रीम है, अदरवाइज वो HRT यूज़ कर सकता है। लेकिन एक बात याद रख लेना, HRT में ईस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। और ईस्ट्रोजन आपको पता है क्या करवाता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर करवा देता है। दैट इज़ वाई हम दोनों को मिला के देते हैं। लेकिन और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? HRT यूज़ करने से ईस्ट्रोजन है ना, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। नंबर 2 ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, और नंबर 3 स्ट्रोक वगैरह ना हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है क्लासिकल प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। टिपिकल सिनेरियो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में, अगर मदर कोलैप्स हुई है, अचानक ही मदर क्या हो गई है? कोलैप्स हो गई है, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप कहाँ पे जाओगे? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में। तो सडन ऑनसेट ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और DIC। अचानक ही वो लेबर में, अगर लेबर में कोलैप्स हो गई है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है या DIC है, तो आपने कहाँ पे जाना है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। और अनफॉर्चुनेटली इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाइवल चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। सही है। तो आई थिंक सो इसी वीडियो में हम पेपर को कवर कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड मारूं तो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व, तो जो जेनिटोफिमोरल नर्व होती है वो असल में स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से गुजरती है, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो डीप रिंग से एंटर होता है और सुपरफिशियल रिंग से निकल जाता होता है। तो ये पॉइंट रट्टा मार लेना। सही है। मतलब जो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से जो गुजरती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड डीप रिंग से होता हुआ आता है और सुपरफिशियल रिंग से निकलता है। डीप रिंग फेशिया ट्रांसवर्सालिस
सुपरफिशियल रिंग एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस है। और रट्टा मारना, मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और तीसरा इलियो इंग्वानल नर्व, जो दोनों में कॉमन होती है। नेक्स्ट है जो गार्लिक है और स्टैटिन्स है, ये दोनों एक जैसा काम करते हैं। HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब यूज करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। बस एक बात याद रख लेना, जो स्टैटिन्स है इनका साइड इफेक्ट क्या है, मायोपैथी है और हिपैटोटॉक्सिक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या फास्टिंग होती है। देखो, फास्टिंग में या स्ट्रेस में आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, तो इंसुलिन कम कर दूं और ग्लूकागोन को बढ़ा दूं। तो ग्लूकागोन ज़्यादा, इंसुलिन कम, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करते हैं। तो ग्लूकागोन और कॉर्टिसोल ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देते होते हैं। तीन हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन। कैसे बढ़ाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से या ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। और ये मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बंदा फास्टिंग है, स्टारवेशन में है, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और इसके बाद क्या होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है क्रॉन्स डिजीज है, इट्स अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन दोनों का मैंने फर्क बताया था, ठीक हो गया। अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो इसमें आपके जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सिस्टम वाले जो सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन में, वो दो सेल होते हैं, पैनेथ सेल है और एम सेल है। पैनेथ सेल और एम सेल ये इम्यून सेल्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़े हुए होते हैं। जो गोबलेट सेल है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, पेराइटल सेल स्टोमक में होते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। पैनेथ सेल, एम सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसमें टेंडेनस हो रही है आफ्टर फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, तो ये क्या बताता है, फ्रैक्चर ऑफ स्केफाइड बताता है, फ्रैक्चर ऑफ स्केफाइड वगैरह बताता होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन का होना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टू अवॉइड इंजरी विच नर्व और इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन कहाँ पे, मतलब अपर आउटर क्वाड्रेंट में हम इंजेक्शन देते होते हैं ताकि कौन सी नर्व ना उड़ जाए, शियाटिक नर्व ना उड़ जाए। तो ये रिपीट MCQ है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड मार रहा हूँ। और शियाटिक नर्व ग्रेटर शियाटिक फोरामिना से गुजरती है बिलो द पिरिफॉर्मिस। अगला है सिस्टिक हाइग्रोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा टर्नर सिंड्रोम में होता है, इसमें भी सिस्टिक स्वेलिंग होती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक या बैक ऑफ नेक में होती है, पानी भरा हुआ होता है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, और ये लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन। तो पहला लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन है, दूसरा बैक ऑफ नेक में होती है, तीसरा टर्नर सिंड्रोम में होती है। इसके बाद लाइपोमा, ओमा मीन बिनाइन ट्यूमर, लाइपोमा मतलब फैट का बिनाइन ट्यूमर है। तो ये तो बहुत इजी सा था, और इसका कैंसर को लाइपोसार्कोमा बोलेंगे, सही हो गया। और जो स्मूथ मसल है उसके बिनाइन ट्यूमर को लियोमायोमा और कैंसर को लियोमायोसार्कोमा कहते होते हैं। बैसिलस एंथ्रेक्सिस, पहले हमने बैसिलस के लिए क्या पढ़ा था, बैसिलस के लिए क्या पढ़ा था हमने, चॉकलेट एगर। अब उसने स्टेनिंग पूछी हुई है, तो स्टेनिंग ग्राम स्टेन भी यूज़ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सी है, मैकफीडियन स्टेन। मैकफीडियन स्टेन मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ, ये वो MCQ है जो किसी को भी नहीं आना, सही है। जब किसी को भी नहीं आना तो ऐसे MCQ गलत कर दो, आपको कुछ भी अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये MCQ किसी काम का नहीं है, ये मुझे भी नहीं आएगा, ठीक है। जो जी स्टेनिंग है वो TB के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राम स्टेनिंग मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए, इंडियन इंक स्टेनिंग ये स्पेसिफिक रखता मान लो, इंडियन इंक स्टेनिंग और लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस HIV में अगर मेनिंजाइटिस हो, और एनसेफलाइटिस भी करवाता है ब्रेन में, सो बबल लीजन है। इसके बाद नंबर ऑफ कौन सा टेस्ट है जिसमें फॉल्स एन इंक्रीज इन फॉल्स नेगेटिव, अगर फॉल्स नेगेटिव बढ़ रही है, एक बात याद रखो, फॉल्स नेगेटिव बढ़ रही है, फॉल्स नेगेटिव को उल्टा करो तो क्या बनेगा, फॉल्स का उल्टा ट्रू, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। तो जब फॉल्स नेगेटिव बढ़ रही है तो ट्रू पॉजिटिव क्या होगी, कम हो जाएगी। जब ट्रू पॉजिटिव कम हो जाएगी, ट्रू पॉजिटिव इज सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या हो गया, कम हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सेंसिटिविटी का मतलब है ट्रू पॉजिटिव, और ट्रू पॉजिटिव ज्यादा होने का मतलब है फॉल्स नेगेटिव कम है। स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव का मतलब है फॉल्स पॉजिटिव कम है।
बाकी इनके फार्मूले लिखे हुए हैं, छोड़ दो। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें MCV 100 से ज़्यादा होता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होता है, B9 और B12 इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो फिर आप देख लेना कि अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है या मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो B12 में चले जाना, और या डाइफेलोबोथ्रियम लैटम का इन्फेक्शन है तब भी B12 में जाना, या क्रोन्स डिजीज़ है तब भी B12 में जाना। नेक्स्ट है पाल्पेबल सप्लीन। पाल्पेबल सप्लीन है और एनीमिया है, सप्लीन का साइज बढ़ जाना और एनीमिया, दैट मीन्स ये हिमोलिटिक एनीमिया है और वो भी एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस वाला, के सप्लीन के अंदर RBC टूट फूट रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब वही है, थैलासीमिया की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? अब दो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस। शुक्र है इसने एमनियोसेंटेसिस नहीं दिया हुआ। CVS करते हैं जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो रहा हो 10th वीक पर, और 15 वीक्स पर एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो CVS कब करेंगे? 10 से 13 वीक में डायग्नोस्टिक है, जबकि एमनियोसेंटेसिस आई थिंक सो 15 वीक पर करते होते हैं। नेक्स्ट है फीटल स्ट्रक्चरल अनोमलीज के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चरल अनोमली, अगर वो क्रोमोसोमल अनोमलीज या जेनेटिक अनोमलीज की बात करता तब हम कहाँ जाते? कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस के अंदर। लेकिन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज के लिए बात करें तो अल्ट्रासाउंड है। अगर आप ऑप्शन देखो तो वो बंदा जिसको मेडिकल का M भी नहीं आता होगा वो इसको गलत करेगा। सारे तो एक्सरे CT MRI कभी सुना है प्रेगनेंसी में एक्सरे CT MRI कराई हो? अल्ट्रासाउंड ही करवाया हुआ है। यहाँ तक कि नॉन मेडिकल वाला भी बता देगा कि अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या क्लिनिकल फीचर है? सबसे पहला ऑप्शन है वेट लॉस। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आप भी स्लो हो जाते हैं तो वेट गेन होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है, तो जब थायराइड हार्मोन कम होते हैं तो आप भी कम हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म तो वो आयोडीन डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आयोडीन डेफिशिएंसी वाला एरिया नहीं है तो कहाँ जाओगे आप? हाशिमोटो थायराइडाइटिस की तरफ जाते होते हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होता है। तो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा देती है? और जब ब्लड प्रेशर कम होता है अचानक ही, जब आप खड़े होते हैं तो आप कोलैप्स हो जाते हैं, तो वो कौन सी ड्रग्स हैं जो ब्लड प्रेशर को फ़ौरन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम कर देती है? तो वह अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है। और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर कौन सी है? प्राजोसिन, टेराजोसिन। तो जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करती है, तो इनका साइड इफेक्ट यही है। तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा देते हैं। जब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, अचानक कि आप स्टैंड खड़े हो जाओगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो आप गिर जाओगे। तो जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कराती है, प्राजोसिन, टेराजोसिन। अगर बूढ़ा पेशेंट है, हाइपरटेंशन है और BPH है तो यही दवाइयाँ देते हैं। और अगर सिंपल BPH है तो टेमसालोसिन देते हैं जो कि अल्फ़ा 1A ब्लॉकर होती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, तो वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंजाइम तो यहाँ पे दिए नहीं है, अच्छा ये है, जिससे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है, एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, फीमेल चाइल्ड की विरिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या पेशेंट प्रेजेंट करता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में मुलेरियन एजेनेसिस और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इसका अच्छे से बताया था, तो 3 पॉइंट्स अभी से बता देता हूँ कि जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है उसमें कैरियोटाइप मेल वाला होगा, XY होगी, इंग्वानल मैस होगा क्योंकि टेस्टिस इंग्वानल रीजन में पड़े हुए हैं, तीसरा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, चौथा प्यूबिक एक्सिलरी हेयर एब्सेंट हो गए। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन का रेजिस्टेंस आ गया। अगला वही आ गया मेयर रोकिटांस्की कस्टर होसर सिंड्रोम, इसको मुलेरियन एजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल में जो मुलेरियन डक्ट है या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है उससे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, अपर 1/3 ऑफ वजाइना ये बनता है। तो बेस्ट आंसर डेल्टा हो जाएगा। और ये दोनों सेम तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि माँ अपनी बच्ची को लेके आती है कि उसके ब्रेस्ट तो डेवलप कर गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसका प्राइमरी एमेनोरिया है। अब या तो वो अंदर से बच्ची है या अंदर से बच्चा ना निकला है, तो वो हम कैरियोटाइपिंग वगैरह कराते होते हैं। अगला इम्परफोरेट हाइमन है। इम्परफोरेट हाइमन में भी यही होता है कि माँ अपनी बच्ची को लेके आती है कि इसको प्राइमरी एमेनोरिया है, लेकिन हर महीने उसको साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन होता है और हिमेटोकोल्पोस, हिमेटोमीट्रा, बल्जिंग होती है, विजाइनल इंट्राइटस।
तो ये सारा इम्परफोरेट हाइमन में देखने को मिलता होता है, और इसके अंदर इंसिजन जो देते हैं वो क्रूशिएट इंसिजन होता है, और इस प्रोसीजर को हाइमिनेक्टमी कहते हैं, हाइमन को कट कर देते हैं। तो ये इम्परफोरेट हाइमन होता है। इसके बाद जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है इसको प्री लोड कहते हैं, ये वीनस रिटर्न पे डिपेंडेंट होता है, और जो प्री लोड है ये वीनस रिटर्न पर डिपेंडेंट होता है, और जितना प्री लोड ज़्यादा होगा या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अगला है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कब होगी, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड जिसके खिलाफ इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो ज़्यादा होगा, और वो किस में होता है, आयोटिक स्टीनोसिस में, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हाई प्रेशर के खिलाफ उसने पंप करना है, तो हार्ट के अंदर हाइपरप्लेजिया तो हो नहीं सकता, हाइपरट्रॉफी होती है। एक बात रट्टा मारना, हाइपरट्रॉफी दो तरह से होती है, कंसेंट्रिक होती है और ईसेंट्रिक होती है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कब होगी, जब प्रेशर ओवरलोड होगा, जब प्रेशर ओवरलोड होगा। कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, सार्कोमेयर पैरेलल लगते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, और उसमें सार्कोमेयर सीरीज के फॉर्म में लगते हैं। कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी में होती है, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होती है, जिसमें हार्ट डायलेट कर जाता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। एल्डरली पेशेंट है, पैरा 1 है, जिसको सिप्टोमेटिक पैल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, तो सबसे पहले क्या देते हैं, पिजरीज देते हैं सबसे पहले। अगर पिजरीज से ना ठीक हो फिर किस पे जाते हैं, सर्जरी पे जाते होते हैं, और सर्जरी में डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं। फैमिली कंप्लीट है, बूढ़ी है, तो हिस्ट्रेक्टमी कर दो पकड़ के, विजाइनल हिस्ट्रेक्टमी। अदरवाइज आप फिर कुछ स्टेबलाइज करते होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, आई डोंट थिंक सो एग्जाम में आएगी आपके। एक पेशेंट है जिसका पीटी और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है, जो पीटी आईएनआर एक्सट्रिंसिक पाथवे वारफेरिन के लिए, और जो प्रोलॉन्ग एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे हेपरिन के लिए। दोनों प्रोलॉन्ग है पीटी और एपीटीटी, पीटी फैक्टर 7 के लिए और एपीटीटी 8, 9, 11 के लिए, हीमोफीलिया के लिए। तो जब पीटी एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है, इसका मतलब है कोई ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जो दोनों पाथवे में कॉमन है। जो पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके लिए फैक्टर 7 है, एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे इसके लिए 8वां, 9वां, 11वां है, जबकि 1, 2, 5, 10 ये कॉमन होते हैं। तो मैंने कोई कॉमन वाला ढूंढना है, वो कौन सा है, 1, 2, 5, 10, इसमें 1 भी है, 2 भी है, तब किसको रखेगा, चलो भाई जिस मर्जी को लिख लो। अच्छा, इसने वाइटामिन के वगैरह का बताया हुआ, 2 के साथ 9, 10 वाला नहीं, नहीं बल्कि 1, 2, 5, 10। तो चलो फैक्टर 2 को रख लो, क्योंकि फैक्टर 2 को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन कहते होते हैं। फैक्टर 2 को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन कहते हैं। ग्लाइकोकैलिस एक्सटीरियर सरफेस पे पड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट का शुगर मालिक्यूल होता है, और ये बताया था मैग्नेट का काम करता है, चिपकने वाला काम करता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसमें जो मिड साइकिल है 14 वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते होते हैं। जो मिड साइकिल है 14 डे पर ओव्यूलेटरी फेज होता है। सही हो गया। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फिजियोलॉजी है, थोड़ा सा मैं इसको भी रिवाइज करवा देता होता हूँ। सही है, मेरी टांगे लग गई है। सही है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर जो मास्टर कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस होता है। एक बात याद रख लेना, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जीएनआरएच पल्सेटाइल फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में हो तो ये एंटागोनिस्ट का काम करता है, पल्सेटाइल फॉर्म में हो तो ये एगोनिस्ट का काम करता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये पॉइंट लिख लो बेशक, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पल्स आएगी तो एलएच रिलीज होगा, और अगर लो फ्रीक्वेंसी पल्स आएगी जीएनआरएच की तो एफएसएच आएगा। ठीक हो गया, तो इसको उल्टा मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। जैसे एल से लो, एल से एलएच, ऐसे नहीं करना। हाई फ्रीक्वेंसी में एलएच आ रहा है और लो फ्रीक्वेंसी में एफएसएच आ रहा है। जो एफएसएच है इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, वो फोलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, और जो एलएच है वो ओव्यूलेशन करवाता है और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता होता है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मार लेना। तो ऑलमोस्ट ये सारा हो गया हमारा। नेक्स्ट इज के नॉन इन्वेजिव मेथड टू एसेस कार्डिक चैम्बर और वेल्वुलर ग्रेडियंट। तो जो एको होती है उससे हम हार्ट का फंक्शन देखते होते हैं। रट्टा मारना, एको से हम सिर्फ दो चीज़ें देखते होते हैं, एक है इजेक्शन फ्रैक्शन और दूसरा हार्ट के जो वैल्व्स हैं उसको देखने के लिए। तो इजेक्शन फ्रैक्शन निकालना और दूसरा वैल्व्स को देखना कि वैल्व सही काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो एको होती है। और एको असल में है क्या, दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको हम, सिंपल। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको पीपीएच वाला पेशेंट
पेशेंट है। ओके, तो हाँ मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था उसके अंदर, वो था आर्टरी लाइगेशन वाला। सही हो गया। पीपीएच में सबसे पहले यूट्राइन मसाज करते हैं, फिर यूट्रो टॉनिक एजेंट यूज़ करते हैं, फिर बैलून टेम्पोनाड देते हैं, फिर यूट्राइन आर्टरी की लाइगेशन करते हैं। अगर उससे ना ठीक हो तो इंटरनल इलियक आर्टरी की लाइगेशन करते हैं। उससे भी ना ठीक हो तो पकड़ के स्ट्रेक्टमी कर देते होते हैं। प्योर वाटर डिप्लेशन है, इसको प्राइमरी डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो प्राइमरी के अंदर 5% डेक्सट्रोज वाटर है। अगर ये सेकेंडरी वाली होती जिसमें वाटर और साल्ट दोनों जाते तो नॉर्मल सलाइन देते होते। नेक्स्ट है जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि प्रेगनेंसी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो गया। तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, खासतौर पर थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। अब इसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी में ऐड कर सकते हैं। मैंने आई थिंक सो पार्ट 1 में फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी एक्सप्लेन की थी, वो देख लेना अच्छे तरीके से। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर SGLT1 होता है और जो PCT है उसमें SGLT2 होता है, और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म होता है। और SGLT2 इनहिबिटर कैनाग्लिफ्लोजीन हार्ट फेलियर में मोर्टेलिटी को कम कर देते हैं, मतलब हार्ट फेलियर में कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं। यूटीआई, कैंडिडियासिस, यूग्लाइसेमिक DKA करवाते हैं। अब जो सार्टोरियस है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से निकलेगा, रट्टा मारना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इससे सार्टोरियस। और निकलता है दूसरा इंग्वानल लिगामेंट, और जो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है उससे रेक्टस फेमरस निकलता है। इसकी ट्यूबरोसिटी, इससे हैमस्ट्रिंग निकलते हैं जिसमें बाइसेप्स फेमरस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस ये आता है। और सार्टोरियस ये वो मसल है जो हिप की फ्लेक्शन करता है, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में है। इसके अलावा अच्छा, इसने पूरी अटैचमेंट बताई हुई है कि सार्टोरियस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे निकलता है और मीडियल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया इस पे इंसर्ट होता है, जहाँ पे पेस एंसेरिनस होता है। पेस एंसेरिनस में 3 चीज़ें होती हैं, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, इनको बोलते हैं पेस एंसेरिनस। और इसका फंक्शन लिखा हुआ सार्टोरियस का कि फ्लैक्शन, लैटरल रोटेशन। मैंने पता सार्टोरियस को कैसे याद किया हुआ है, आप बिल्कुल जैसे जो चौकड़ी मार के बैठना, अगर आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हो और इमेजिन करो जब आपने चौकड़ी मारी है तो आपने अपने हिप को फ्लेक्स किया है, टांगों को खोला है, अल्लाह क्या बोल रहा हूँ मैं, लैटरल रोटेशन किया बस। इसके बाद आगे चलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में T सेल आते हैं, और जो B वाली है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी आती है। जो B सेल है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आते हैं, रट्टा मारना B सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्लाज्मा सेल का कैंसर हो जाए तो मल्टीपल माइलोमा हो जाता है। और याद करना, एपोप्टोसिस में DNA की लैडरिंग आती है 180 बेस पेयर की, और नेक्रोसिस में सिमिलर पैटर्न होता है। अभी रिपीट MCQ है तो मैं स्पीड मार रहा हूँ। अगला PCOS आ गया, ये वो है जिसके बगैर गायनी का पेपर अधूरा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, अब इसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ठीक हो गया, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिजीज, लेकिन हम PCOS के नाम से ही जानेंगे। ठीक, क्लियर। तो जो PCOS है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने रट्टा मारने हैं। तो इसमें ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, LH FSH रेशो रट्टा मारनी है कि वो ज़्यादा होती है, एंड्रोजन ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और अल्ट्रासाउंड के अंदर स्ट्रिंग ऑफ बीट्स आती है। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉर्मली ऐसा क्या होता है, नॉर्मली जो FSH होता है और ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू LH, लेकिन अगर LH ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू FSH, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड LH FSH रेशो। यानी PCOS के अंदर LH FSH रेशो 2:1 या 3:1 में आ जाती होती है। ठीक है, और LH क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि GnRH की पल्सेटाइल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती होती है। और जब मैंने कहा था जब पल्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो LH प्रोड्यूस होता है, लो फ्रीक्वेंसी पर FSH प्रोड्यूस होता है। दूसरा, इसमें एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, खासतौर पर फ्री टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडायोन वगैरह, इनका लेवल बढ़ जाता है। तीसरा ये है कि इसमें सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये कम होती है। जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड नहीं करेगी और वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो रोटरडम्स क्राइटेरिया होता है। उसमें से नंबर 1 मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जिसमें ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया होता है,
दूसरा क्लिनिकल या बायोकेमिकल। क्लिनिकल का मतलब है एक्ने, हिर्सुटिज्म, और बायोकेमिकल का मतलब है टेस्टोस्टेरोन का लेवल या DHEA इसका लेवल बढ़ गया है। और तीसरा अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आती है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स साइन देखने को मिलता होता है। उसमें तकरीबन आपको 12 फॉलिकल्स चाहिए जिनका साइज 10 मिलीमीटर से कम का हो। और पीसीओएस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है कि पीसीओएस से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, पीसीओएस में टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, पीसीओएस में ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही ना, तो इससे ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा और ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवा देती है और उससे कैंसर हो जाता है। सही है। अब एक बात याद रख लेना कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फीमेल जो कंसीव नहीं करना चाह रही, अगर वो कंसीव करना चाह रही है तो क्या दोगे? लेट्राजोल दोगे। पहले ज़माने में पीसीओएस को पहले ज़माने में क्लोमिफेन को प्रेफर किया जाता था, लेकिन लेट्राजोल है। अगर उसने कंसीव करना है तो लेट्राजोल या क्लोमिफेन। अगर उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है कि पीरियड्स को रेगुलेट करना है तो सीओसीपी यूज़ करे। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है, वेट वगैरह को मैनेज करना है तो मेटफॉर्मिन यूज़ करे। और अगर एंटी एंड्रोजन यूज़ करना है तो सिप्रोटिरोन यूज़ करे, सिप्रोटिरोन या स्पाइरिनोलैक्टोन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? नंबर 1, वो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है बोन में। नंबर 2, ये पीसीटी पर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज उसको एक्टिवेट करता है और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कर देता है। तो जो पीटीएच है वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, फॉस्फेट को किडनी से निकाल देगा और ईएलपी का लेवल बढ़ जाएगा। वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता होता है। अगला चलते होते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया है वो कब स्टार्ट होता है? 6 वीक पर। वो कब खत्म होता है? 10th वीक पर। यानी ऐसा होता है ना कि जो मिड गट है वो हर्निएट कर जाती है अम्बलाइकल कॉर्ड में। कौन से वीक पर? 6 वीक पर। क्लियर। और वो वापस कब आती है? वापस आ जाती है 10th वीक पर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है तो इसको रट्टा मार लेना। और जो मतलब 6th वीक पर फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है, 10th वीक पर वापस आ जाती होती है। और टोटल कितने डिग्री की रोटेशन होती है? 270 डिग्री की रोटेशन होती है। 270 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज होती है जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। 90 बिफोर 10th वीक और जो 180 है जब वो 10th वीक में वापस आ रही होती है। अमीथोट्रिक्सेट ये बता चुका हूँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करती है। मेरा क्वेश्चन ये है कौन सी मेडिसिन है जो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है? आंसर इज एसाइक्लोविर। ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। आरएनए पॉलीमरेज इसको इनहिबिट करती है रिफेम्पसिन। और जो टोपो आइसोमरेज है 2 और 4, 2 वाला गायरेस और 4 वाला फ्लोरोक्विनोलोन, और हमारी बॉडी में जो 1 वाला उसके लिए अराइनोटिकान, टोपोटिकान, और 2 के लिए एडिपोसाइट, टेनिपोसाइट। क्लियर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो इसमें सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है, न्यूट्रोफिल्स मस्कुलरिस प्रोप्रिया में बढ़ जाते होते हैं। बस ये बरट्टा मार लेना। आईटीपी के अंदर क्या होगा? प्लेटलेट्स टूटना शुरू हो जाते हैं। जो प्लेटलेट के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है जो एग्रीगेशन करवाती थी, उस रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी और वो प्लेटलेट को उड़ा देती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में डालते होते हैं और इसके अंदर प्लेटलेट की क्वांटिटी कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा और बोन मैरो बायोप्सी में मेगा कैरियोसाइट्स का लेवल ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। अब इसमें से कोई ऑप्शन सेंस नहीं बनाता तो कह रहा है कि कभी कभार कोई ब्रूजिंग नहीं होती, इंसिडेंटल फाइंडिंग हो जाती है। ओके। इन्फ्लेमेशन के अंदर ट्रांस माइग्रेशन जिसको डायोपेडिसिस कहते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी वेसल वाल को क्रॉस करते हैं। PCAM1 या CD31 इसके थ्रू होता है। दोबारा सारे स्टेप बता दूं, मार्जिनेशन और रोलिंग सेलेक्टिन से होती है, एडहीजन इंटेग्रिन से होती है, ट्रांस माइग्रेशन PCAM1 या CD31 से होती है, कीमोटैक्सिस C5a से होती है और इंटरल्यूकिन 8 से भी होती है, ऑप्सनाइजेशन C3b IgG से होती है और लास्ट में फेगोसाइटोसिस। मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहीजन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, ऑप्सनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस। इसके बाद जो पल्मोनरी एम्बोलाई है वो कहाँ राइज करता है? डीप वेन्स ऑफ काफ। ठीक हो गया। डीप वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब वहां से अराइज करता होता है, स्पेसिफिकली इलियोफेमोरल वेन वहां से अराइज करता होता है। ओके।
नेक्स्ट है, अगर ट्यूमर हेड ऑफ पेनक्रियाज में है तो वो किसको कंप्रेस करेगा, जो हेड ऑफ पेनक्रियाज है उसके पीछे इंफीरियर वेना केवा और सीबीडी पड़ा होता है, और जो नेक ऑफ पेनक्रियाज है उसके पीछे पोर्टल वेन पड़ी हुई होती है। और पोर्टल वेन कैसे बनती है, सप्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन को मिलाने से। और जब कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज होगा तो पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा और कोर्वोजियर साइन अप्लाई होगा कि पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है और गाल ब्लैडर पाल्पेबल है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, लंग की एक्सपांशन को के लिए कौन सी अच्छी पोजीशन होती है। तो ये भी बता रहा हूँ गारंटी से, भी बहुत कम लोगों को आना है, तो ये रट्टा मार लेना। फाउलर्स पोजीशन है, फाउलर्स में 45 डिग्री का एंगल बनाते होते हैं जिससे लंग्स का वॉल्यूम बेटर हो जाता है, बस और मैं कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट है, तीन कंडीशन है जो क्या करवाती है, एंटी पार्टम हैमरेज, कि चाइल्ड बर्थ से पहले हैमरेज हो रहा है तो इसको एंटी पार्टम हैमरेज कहते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग। अगर पेनफुल हो तो प्लेसेंटल अब्रप्शन है, पेनलेस हो तो प्लेसेंटा प्रीविया या वाजा प्रीविया। और वाजा प्रीविया के अंदर क्या होता है कि जो फीटल वेसल्स है वो इंटरनल ऑस के ऊपर पड़ी हुई होती है। कैसे प्रेजेंट करेगा, जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो मेम्ब्रेन रप्चर होगी उसी वक्त ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसी वक्त फीटल डिस्ट्रेस और फीटल ब्रैडिकार्डिया देखने को मिलेगा। प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, वो माँ के लिए खतरनाक होती है। वाजा प्रीविया ये बच्चे के लिए खतरनाक होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन इसमें पेनफुल होती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ये होता किस बैक्टीरिया से है, गार्डिनिला वजाइनालिस से, लेकिन किस बैक्टीरिया के कम होने की वजह से होता है, आंसर इज लैक्टोबैसिलस। ये वो बैक्टीरिया है जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड से वजाइना की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर लैक्टोबैसिलस कम हो जाए तो फिर पीएच क्या हो जाएगी, वजाइना की बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही हो गया। तो लैक्टोबैसिलस एक नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वजाइना का। नेक्स्ट है कि ये प्रोसेसस वजाइनालिस, तो मैंने दो चीज़ें बताई थी, अगर ये पेटेंट हो जाए तो हाइड्रोसील हो जाएगा और इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया हो जाएगा। तो ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे चलते हैं, पोस्टमार्टम फीमेल है, अचानक ही इसको सीवियस कोलैप्स डिस्निया डीआईसी, ये भी पहले एक्सप्लेन किया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये तीन चीज़ें लिख लो, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और डीआईसी, इस तरीके से वो प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है, जो फिशी ऑर्डर है बैक्टीरियल वजाइनोसिस में, वो विफ अमाइन टेस्ट, ये टेस्ट रटा मार लेना, कौन सा टेस्ट होता है, विफ अमाइन टेस्ट। और ये किस मीडियम पे परफॉर्म करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले मीडियम पे परफॉर्म करते हैं। फुट ड्रॉप कब होता है, जब डोर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही और लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस। तो जो फुट ड्रॉप डोर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही और जो फर्स्ट वेब स्पेस है उसकी सेंसरी सप्लाई डीप पेरोनियल नर्व होती है, और जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो डोर्सम को सप्लाई करती है, और जो इवर्टर होते हैं उनको सप्लाई करती होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो इंग्वानल कैनाल में से पास करता है, तो इंग्वानल कैनाल में से स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल में, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और इलियो इंग्वानल नर्व, और जो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फीमोरल नर्व है वो असल में स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से ही गुजरती होती है। एक बात रट्टा मार लेना, दो ओपनिंग होती है, डीप रिंग फेशिया ट्रांसवर्सालिस, सुपरफिशियल ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस के अंदर। अगला है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है, उसमें वही वंस अगेन सिस्टिक स्वेलिंग है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई थी, ट्रांस इल्यूमिनेंट होती है। पीछे स्वेलिंग है नेक के, तो आपने जाना है सिस्टिक हाइग्रोमा, और ये टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। अगला अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के हिसाब से 5.6 से कम होना चाहिए HbA1c। सही है, अगर 5.6 से 6.5 के दरमियान है तो प्री डायबिटीज़, और 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़। दोबारा बता दूं, 5.6 से कम है नॉर्मल, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज़, और 6.5 से ज़्यादा तो डायबिटीज़। 5.6 6.5 ऐसे रटा मान लो, 5665। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो पा रही, तो जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये कॉमन अडाप्टेशन होती है प्रेगनेंसी में, ये पहले डिस्कस कर लिया था कि डाइल्यूशन की वजह से सेल्स कम हो जाते होते हैं। 7 साल की लड़की है, उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट इतनी जल्दी हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी वगैरह कहते होते हैं। क्लियर। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कब लेबल करते होते हैं, एक दफा मैं यहाँ से देख लूँ। ओके, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी ये कहते हैं कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फीमेल में
थिलार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की, मिनार्की। फीमेल में 8 साल और मेल में 9 साल। अगर फीमेल में 8 साल से पहले और मेल्स में 9 साल से पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गया तो उसका मतलब है कि पेशेंट को प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है। और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के लिए क्या चाहिए? ईस्ट्रोजन चाहिए। और ईस्ट्रोजन कौन से ट्यूमर से प्रोड्यूस होता है? ग्रानुलोसा सेल ट्यूमर से। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो जो ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर है वो ग्रानुलोसा सेल ट्यूमर है। जो डिसजर्मिनोमा है, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर होता है, फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, एलडीएच प्रोड्यूस करता है। सर्टोली लेडेक्स सेल ट्यूमर, लेडेक्स सेल ट्यूमर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन, जो कि विरिलाइजेशन करा देता है। क्लियर सेल कैंसर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है एक्लेजिया कार्डिया, तो इसमें जो डिस्फेजिया होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए एट द टाइम होता है, लेकिन लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब ये मोटिलिटी डिसऑर्डर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स, रिलैक्स नहीं हो पाया। ओके, और इसमें बर्ड बीक साइन होता है। अगर फीमेल पेशेंट है जिसको रैपिडली प्रोग्रेसिव हिर्सुटिज्म है और वॉइस डीपनिंग है। अब एक्नी, हिर्सुटिज्म और वॉइस डीपनिंग, इसको विरिलाइजेशन कहते हैं। और फीमेल में विरिलाइजेशन होना इसका मतलब है एंड्रोजन ज़्यादा है, और एंड्रोजन ज़्यादा है तो वो कोई ओवरी का ट्यूमर हो सकता है। तो ओवरी का कौन सा ट्यूमर है जो एंड्रोजन करवाता है? वो सर्टोली लेडेक्स सेल ट्यूमर है। बाकी सारे मैंने ट्यूमर एक्सप्लेन कर दिए थे। जो फाइब्रोमा है वो मीक सिंड्रोम करवाता है, फाइब्रोमा हाइड्रोथोरेक्स साइटिस, तो वो मीक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट होता है कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव और कोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट कोस्ट इफेक्टिव है। अगर आपने रेयर डिजीज को स्टडी करना है जो बहुत ही कम होते हैं, जो रेयर डिजीज है उनके लिए हम केस कंट्रोल स्टडी यूज करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास डिजीज पहले से आया हुआ है, हमने सिर्फ इसकी हिस्ट्री पूछनी है। सही हो गया। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंटिन्यूसली प्लानिंग करना, फिर उसकी इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको मॉनिटरिंग करना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। पहले प्लान, फिर इम्प्लीमेंट और फिर मॉनिटर करना, तो इसको मैनेजमेंट साइकिल। सर्विलेंस को उर्दू जबान में कहते हैं चौकीदारी करना, मॉनिटरिंग करना। फॉलोइंग अ सिजेरियन सेक्शन पेशेंट को बर्निंग पेन और नंबनेस हो रही है, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, तो यहाँ पे कौन सी नर्व होती है? लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और डिजीज इज मेराल्जिया पैरास्थेटिका। ठीक हो गया। एक पेशेंट है जो कि फाइन मोटर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, लाइक बटनिंग अ टास्क, तो उसका मतलब है फाइन प्रिसाइज मूवमेंट के लिए आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक चाहिए होता है। ठीक हो गया, और साथ में सेरिबेलम चाहिए होते हैं, तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन चाहिए और सेरिबेलम चाहिए। तो जो फाइन प्रिसाइज बैलेंस मूवमेंट है वो सेरिबेलम करता होता है। सेरिबेलम के जो आउटपुट वाले सेल्स होते हैं वो परकिंजी सेल है, और ये इनहिबिटरी सेल होते हैं। और जब सेरिबेलम उड़ता है तो पेशेंट में क्या होता है? दानिश, डी से डिस्टियाडोकोकाइनेसिया, ए से इटेक्सिया, एन से निस्टैग्मस, आई से इंटेंशन ट्रेमर, एस से स्कैनिंग स्पीच, एच से हाइपोटोनिया, और लास्ट में क्या था? पेंडुलर नी जर्क। इसके बाद है दो चीज़ों के दरमियान कोरिलेशन शो करना, तो वो स्कैटर प्लॉट होता है। अब बार चार्ट कब यूज़ करेंगे? जब क्वालिटेटिव डाटा होगा। पाई चार्ट कब यूज़ करेंगे? जब कोई परसेंटेज वगैरह होगी। हिस्टोग्राम कब यूज़ करेंगे? जब क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा होगा। लेकिन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन देखना कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो स्कैटर प्लॉट होता है। ये सारे कम्युनिटी मेडिसिन के एमसीक्यू होते हैं। CSF एब्जॉर्ब होता है ड्यूरल वीनस साइनसिस के अंदर, लेकिन किसके थ्रू? रेक्नॉइड विलाई, जिसको रेक्नॉइड ग्रानुलेशन कहते होते हैं। इसके बाद है कि वो कौन सा प्रेशर डिफरेंस है जो लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल को काउंटरैक्ट करता है और उनको कोलैप्स नहीं होने देता, तो वो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता और चेस्ट को एक्सपांड नहीं होने देता, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है टॉपिक प्रेगनेंसी एम्पुला में होती है, यहीं पर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट है अगर हेमरेजिक शॉक है और आपने मैसिव ट्रांसफ्यूजन देनी है, मैसिव में जो तीनों कंपोनेंट है उनकी रेशो क्या होगी? 4:1 होगी। मतलब RBC और FFP इनकी रेशो क्या होगी? 4:1 होगी। इसको रट्टा मार लेना, सही हो गया। 4:1 वाला यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जो बेस्ट आंसर है मेरे ख्याल से वो 1:1:1 है। तो अगर आंसर में 1:1:1 है आप उसको प्रेफर करना। 1:1:1 का मतलब है RBC भी 1, प्लाज्मा भी 1, प्लेटलेट भी 1। तो बेस्ट आंसर इज, अगर
3 हो, 3 1 1 1 हो तो उसको प्रेफर करना, अगर 2 हो तो 4:1 को प्रेफर करना। हर्शस्प्रंग डिजीज के अंदर कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? तो रेक्टम इफेक्ट होता है। कुछ एमसीक्यू में सिग्मॉइड क्लोन भी था, लेकिन रेक्टम मेरी मान लो RAT जीन की म्यूटेशन होती है, न्यूरल क्रिस्टल्स की माइग्रेशन नहीं हो पाती, कॉन्जेनाइटल मैकाकोलोन होता है, और ये डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। सही हो गया। इसमें पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करता है, बच्चा होता है जिसने मिकोनियम पास नहीं किया हुआ, बिलस वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये था हर्शस्प्रंग डिजीज के साथ, दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल मैकाकोलोन। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वो कमेंट्स में लिख दे सिग्मॉइड कोलोन, क्योंकि लोग लड़ते हैं आपस में कि रेक्टम है या सिग्मॉइड कोलोन है।